हेलो मेरे ट्रेवलर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज एंड मजे भी कर रहे होंगे। फिर आज निकू भैया हैं, क्या लाए हैं जो कि दिख ही रहा है। हम लेकर आए आज गुडविल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो हम जानेंगे गुडविल के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसको निकालने के मेथड्स के बारे में। तो आर यू रेडी? मुझे उम्मीद है आपका आंसर होगा हाँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल में हम क्या क्या करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अबाउट गुडविल, जाहिर सी बात है गुडविल के बारे में जानेंगे, उसके मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेकर। चलो फिर देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको समझना है कि गुडविल होता क्या है, ये कौन सा वर्ड है। तो मैं बता दूं, जैसे दुनिया में भूत नहीं दिखते वैसे ही गुडविल भी नहीं दिखती, जैसे हवा नहीं दिखती वैसे ही गुडविल भी नहीं दिखती, लेकिन महसूस की जा सकती है। अब आप कहोगे भैया कैसे, बताओ। तो देखिए, इन व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे, रतन टाटा जी। देखते ही लगता है कि नमस्ते प्रणाम सब कुछ कर लिया जाए, है कि नहीं। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इनमें कि इनके लिए इतना आदर भाव आता है। इनकी कंपनी के बारे में सुनते ही लगता है कि कितने अच्छे इंसान हैं ये, है ना। इनके जैसे बनने का मन करता है। ये एक हमारे लिए प्रेरणादायक है। पर ऐसा क्यों है? ये भी तो एक इंसान है, इनके पास भी दिमाग है, ये भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अब कुछ पता तो है नहीं। तो जो चीज नहीं पता होती है अकाउंटिंग सर्चर्स को, वो सोचते हैं कि यार कुछ तो है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि जब मैं जमशेदपुर में रहा करता था तो वहां मैं बस में ट्रेवल करता था। आपको यकीन नहीं होगा, वहां टाटा जी के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो भाई साहब द्वंद हो जाता था। यानी इन द सेंस कि वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे, वो बताते थे कि भाई उनने ये काम किए। इनफैक्ट वहां पे मैं पार्क है जो बहुत ही बड़ा पार्क था। यहाँ तो आजकल कई जगहों पे आप जाओ, बड़ा पार्क अगर आपको दिख गया तो एंट्री फीस लग जाती है। अब पता नहीं वहां लगती है कि नहीं, उस टाइम नहीं लगती थी। तो कुछ ना कुछ अच्छे काम किए इन्होंने। तो इन अच्छे कामों की वजह से या फिर इनका जो भी अच्छा वर्क है उसकी वजह से भी तो इनके बिजनेस को फायदा होता होगा, है कि नहीं। अब वो वजह को क्या बोला जाए, अकाउंटिंग सर्चर्स कह रहे हैं क्या बोला जाए, तो उसको बोला गया गुडविल। यानी कि अगर आपके किसी अच्छे काम की वजह से या आपके बिजनेस की प्लेस किसी अच्छी जगह है तो उन सब को बोला जाएगा गुडविल। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपने ये देखे ही होंगे, जैसे ये नाम है पैनासोनिक, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये लोग अपना ये नाम क्यों रखते हैं? ये इनका ब्रांड का नाम है। सैमसंग, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, इंटेल, एलजी, एप्पल तो ये पहचान बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब नाम है। या फिर आपने फुटबॉल में अगर आप खेलते हैं तो नाइकी का टिक देखा होगा, थोड़ा अलग सा बनता है, उसको आप देख लीजिएगा। या फिर एडिडास के 3 उंगलियां जैसे गिलहरी जी के ऊपर है, ठीक है। तो वो ये सब क्या है, आखिर इसको क्या बोला जाता है? तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं, ठीक है। ये हालांकि मतलब हमारे पास ट्रेडमार्क्स होंगे, पेटेंट्स होंगे, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं। पर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है गुडविल। और वो कैसे आती है? तो वो हमें दिखती नहीं है, हमें बस फील होती है। वो कहीं से आ जाती है, बस पता नहीं चलता है। जैसे रात के अंधेरे में जाओ तो लगता है कि पीछे भूत है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे गुडविल का मतलब। अब थ्योरेटिकल फॉर्म में देखते हैं। तो देखिए, इन सिंपल वर्ड्स, अगर सीधे साधे शब्दों में कहा जाए भैया जी, अगर मैं इन्हें सीधे साधे शब्दों में कह दूं तो इन सिंपल वर्ड्स गुडविल मींस द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जो आपके बिजनेस की रेपुटेशन है, दैट हेल्प्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट हेल्प्स टू अर्न रिलेटिवली मोर प्रॉफिट सो दैट हैप्पी कस्टमर विल कम अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर। यानी कि कोई ऐसी बात, रेपुटेशन, ऐसी रेपुटेशन जिससे आप अर्न कर रहे हैं रिलेटिवली मोर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दोनों लोग बिजनेस सेम कर रहे हैं, पर आपके पास कोई एक्स्ट्रा वजह है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा है, तो फिर वो अमाउंट गुडविल है, ठीक है। So we can say that goodwill of a firm helps to earn higher profits in comparison to normal profits earned by the similar firm in the same business। जैसे कि आप इसका एग्जांपल तो जानते होंगे, अपने आसपास जाइए देखिएगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे समोसे वाले हैं, लेकिन कोई एक खास होता है जिसकी खूब भयंकर दुकान चलती है, कोई भी वजह होगी। ऐसे ही चाय के लिए है भाई, बहुत सारे लोग चाय बेचते हैं, इनफैक्ट हर गली मोहल्ले में चाय बेचते हैं, पर कोई चाय होती है जहां पे लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर चल के आते हैं। हालांकि वो तो चाय लवर्स होते हैं, पर वो उसी दुकान पे क्यों आ रहे हैं? 15 किलोमीटर में तो और भी दुकानें होंगी,
कोई वजह है, वो वजह ही गुडविल कहलाती है, जो कि आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है, साथी बन जाती है आपकी। गुडविल मे बी डिफाइंड एज, तो अब इसको कैसे डिफाइन करें, तो सिंपल शब्दों में तो हमने समझ लिया, अब जेओ मैगी जी ने क्या कहा है उसको देख लेते हैं। एज द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर इज बेसिकली व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म गुडविल, यानी कि किसी फर्म की वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो प्रॉफिट अर्न करेंगे फ्यूचर में भी, उसको भी गुडविल कहते हैं। गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी that old customers will resort to the old place, यानी कि अगर हमारे पुराने कस्टमर हैं तो पुरानी जगह पर ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ उनको फील कराया होगा। अब वो ऐसे तो दिखता नहीं है ना? तो ये भी हमारे लिए गुडविल की डेफिनेशन है, लॉर्ड एल्डन ने कही है। आप जो भी डेफिनेशन पसंद करें, बेसिक पॉइंट ये है कि विच हेल्प्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन योर सिमिलर फर्म्स। इतना सा पॉइंट जरूर लिखना है, चाहे डेफिनेशन में आप बाकी ऊपर नीचे कर लीजिए तो भी, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ जाते हैं, तो नेचर ऑफ गुडविल की बारी आती है। नेचर ऑफ गुडविल क्या है भैया जी? तो नेचर ऑफ गुडविल इज फिक्स्ड एसेट, ये एक फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, बट नॉट अ टेंजिबल एसेट। पर ये टेंजिबल एसेट नहीं है, क्योंकि टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनका फिजिकल प्रेजेंस होता है, जैसे कि नाम ले लो भैया, तो लो प्लांट एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। तो फिर अगर ये टेंजिबल है तो गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस होती है, बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। देखिए, क्योंकि आजकल एमसीक्यू पैटर्न है, पता नहीं है वो कितना डीप पूछेंगे, तो हमारी कोशिश तो है कि हम आपको अच्छे से समझा दें। तो क्या वो फिक्टिशियस एसेट है? नहीं, वो फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है, वो टेंजिबल एसेट भी नहीं है, वो इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऑल टेंजिबल एसेट्स लाइक फर्नीचर, प्लांट एटसेट्रा कैन बी सोल्ड सेपरेटली, बट goodwill cannot be sold separately. The value of goodwill is subject to the change over a period of time and its valuation is subjective in nature. यानी कि आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई गुडविल इतनी ही है, इसकी वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन होने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो लिख दी गई है या वैल्यूअर ने जो वैल्यूएशन निकाल दी यही है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता भी रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टेंजिबल क्या होता है भैया, इंटेंजिबल क्या होता है, फिक्टिशियस क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो टेंजिबल एसेट जिसकी फिजिकल एक्सटेंस है, सो दीज एसेट्स कैन बी सीन, एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, सीन, टच, सब कुछ किया जा सकता है। इंटेंजिबल क्या है? डू नॉट हैव फिजिकल एक्सटेंस, ये वर्ड याद रखिएगा, ये अगर एमसीक्यू में आता है तो। सो दे कैन नाइदर बी टच्ड नॉर सीन, ना देख सकते ना छू सकते, जब है ही नहीं एक्सिस्टेंस तो फिजिकल एक्सटेंस। Example, goodwill, trademark, copyright, etc. Although these assets can be sold, since these assets are not intangible assets, so depreciation is charged on them. Is not होना चाहिए, is so no. Is so no depreciation is charged on them. तो क्या इस पे कुछ लगता ही नहीं? क्या इनकी वैल्यू गिरती ही नहीं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी वैल्यू गिरती है। मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर amortization बोला जाता है। क्या बोला जाता है? amortization, ठीक है। अगर कभी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिरे तो उसको एमोर्टाइजेशन बोला जाता है, डेप्रिसिएशन की जगह पर। नाउ फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते थे, 11th में भी और 12th में भी हो जाते हैं। तो ऑल दोज टेंजिबल एसेट्स विच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बट ये बट नहीं, सारा काम खराब कर रखा है, बट डू नॉट हैव एनी सेलेबल वैल्यू आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे कि प्रिमिलरी एक्सपेंसेस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि इन खर्चों से हमें कुछ तो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है फ्यूचर में, मगर आप इसको बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फिक्टिशियस एसेट है। प्रिमिलरी एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपको पता ही है कि मान लीजिए अगर हमने कभी कंपनी स्टार्ट की, तो जब तक कंपनी का हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तब तक तो हम काम तो कंपनी के लिए ही कर रहे हैं, पर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो भाई उसका खर्चा कंपनी में कैसे लिखोगे? तो इसीलिए रिसर्चर्स ने क्या कहा, इसको प्रिमिलरी एक्सपेंसेस में आप डाल दो कि कंपनी शुरू होने से पहले के खर्चे। तो उस खर्चे से भी तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हुई, क्योंकि अगर वो खर्चे छोटे मोटे लीगल चार्जेस जो भी आपने खर्चे किए वो अगर आपने पे नहीं किए होते तो कंपनी खड़ी नहीं होती तो चलती नहीं। या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो आपका सबसे बेस्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तो आपने एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए क्या, पर उसका बेनिफिट
अदर ईयर्स में भी मिल जाता है। तो इसलिए वो सब क्या कहलाएंगे हमारे लिए? फिक्टिशियस एसेट्स। क्यों? क्योंकि वो एसेट तो हैं मगर, और उनके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, मगर अब आप उनको सेल नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एडवर्टाइजमेंट बेचने चले जाओ कौन ही खरीदेगा, या फिर मेरे एक्सपेंसेस आप बेच दो, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन है, टेंजिबल, इंटेंजिबल और फिक्टिशियस, और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले तो इंटेंजिबल एसेट, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ना दिख सकता है ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, जाहिर सी बात है, इसके लिए एक एग्जांपल है, अगर आपको अभी रिसेंटली भी पता हो तो जैसे फ्लिपकार्ट जब बिक रही थी तो फ्लिपकार्ट लॉस में थी। आपके दिमाग में कई बार आना चाहिए वैसे, और मुझे उम्मीद है आता भी होगा, क्योंकि हमारे ट्रेवलर्स तो क्यूरियोसिटी माइंड रखते हैं। तो क्या होता है, हम सोचते हैं यार अगर ये लॉस में है तो इसको कोई खरीद क्यों रहा है, घाटे का बिजनेस क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको उसमें कुछ ना कुछ दिख रहा होता है। जैसे हमारी फ्लिपकार्ट थी, कहते थे लॉस में है, बट उसको जब किसी ने खरीदा तो ओनर्स के तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को उसमें दिख रहा था कि कस्टमर्स ज्यादा हैं, यानी उनके पास यूजर बेस है, तो वो यूजर बेस कभी ना कभी हमारे काम आएगा। तो ये भी आप कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट ने एक गुडविल बनाई यूजर बेस की, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप उसको बेचोगे तो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए 6000 की वैल्यू आप 5000 खरीदे तो गुडविल कैसे हुआ, है ना? गुडविल हुआ कि आपको वैल्यू 6000 की दिख रही है, कोई उसे 8000 में खरीदने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब जो 2000 है वो किसके पैसे हैं? गुडविल के पैसे हैं, ठीक है। नाउ एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल, ये हमें पता है, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई ये नहीं कह सकता कि जो मैंने कैलकुलेट किया है यही इसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन है। ये तो हमें सिखाई गई है ताकि हम कुछ अनुमानित वैल्यू उसकी निकाल सकें। फिर सब्जेक्टिव है वैल्यूएशन, बिल्कुल सही बात है, वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है। हो सकता है आपने जो कैलकुलेशन किया उसमें अदर पॉइंट्स ध्यान दिए, किसी और ने कोई कैलकुलेशन किया उसमें अलग पॉइंट्स ध्यान दिए, यानी कि यहां पर डिफरेंट पर्सन के हिसाब से डिफरेंट तरीके के मेथड्स यूज हो सकते हैं और फिर उसमें अंतर भी आ सकता है। तो गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो सब्जेक्टिव है, आदमी के ऊपर भी डिपेंड करती है, उसकी थिंकिंग या उसके ओवरव्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है। वैल्यूएबल एसेट, गुडविल है तो भैया जी बहुत वैल्यूएबल एसेट, जिसके पास है उसकी बल्ले बल्ले होती है, यानी कि लोग उसके पास बार बार आ रहे हैं, ठीक है, चाय पीने जा रहे हैं तो उसकी सेल तो बढ़ ही रही है, तो एसेट तो वैल्यूएबल है और ये तो होनी भी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला प्लेस, ये आपने देखा ही होगा, मैंने एक वर्ड सुना है सिविल लाइन, मैं जितने भी स्टेट्स में रहूं वहां ये वर्ड जरूर होता है, और वहां पर एक चौराहा होता है, वहां पे कोई दुकान होती है, भाई उस दुकान की तो बल्ले बल्ले चल रही होती है, हमेशा भीड़ पूरी लदालद होती है वहां पर। तो यानी कि चौराहा, बीच में दुकान, मतलब साइड में दुकान है, और फिर क्या हो गया? प्लेस हो गई। तो प्लेस अगर इतनी बेस्ट है जहां से चौराहा है, लोग आएंगे जाएंगे तो रुक के कुछ ना कुछ खाएंगे, कुछ ना कुछ पिएंगे, तो ये भी डिपेंड करता है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या नेचर है इस पर भी डिपेंड करती है चीजें। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे बिजनेस से रिलेटेड है जो लोगों को चाहिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कह लेते हैं हम कि आपका बिजनेस ऐसा है जैसे सीएस का चल रहा है अभी, अगर आप देख रहे होंगे इंजीनियरिंग में जिसको देखो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं ऐसा लग रहा है कंप्यूटर साइंस गुडविल यहां बढ़ गई है हालांकि मुझे ज्यादा स्ट्रीम के बारे में नहीं पता, लेकिन जितने मेरे दोस्तों से बात होती है उसमें मैकेनिकल में अब लोग जाना नहीं चाहते, सीएस में घुसना चाहते हैं। क्यों घुसना चाहते हैं? क्योंकि उनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई है, कुछ ना कुछ उसमें अट्रैक्टिव पैकेजेस मिलते हैं, यानी सीएस की गुडविल बढ़ गई। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा है। मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है, जैसे रतन टाटा जी हैं, जहां भी जाते हैं लोग भैया ये बिजनेस तो चलने वाला है, खरीदो इसके शेयर्स। इनफैक्ट आप जानते होंगे राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने भी रतन टाटा जी के बारे में काफी कुछ अच्छा बोला हुआ है। तो जैसे ही वो जहां जाते हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मैनेजमेंट का भी रोल होता है काफी ज्यादा। फिर ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इस पे भी डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, आपने 1 साल काम किया तो आपके पास 10,000 कस्टमर बने, 2 साल काम किया तो 20,000 कस्टमर बने, तो आपकी गुडविल भी नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पर बढ़ती रहती है। हाँ, एक पॉइंट है इसमें कि काम अच्छा करना है, अगर बुरा किया तो गुडविल धड़ाम से गिर भी जाती है। तो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है, ये तो भाई सीधी सी बात है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट आता है इतना महंगा है फिर भी 3-4-5 मिनट में बिक जाता है, क्यों? क्वालिटी, है ना। इंसेंटिव्स, इस पे भी डिपेंड करता है कि इंसेंटिव्स कैसे मिल रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है या बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है तो फिर क्या होता है, उस कंपनी की गुडविल बढ़ने लगती है। डिग्री ऑफ कंपटीशन, हाँ इस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप अकेले ही हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी सारी है गुडविल। 3-4 लोग हैं तो भी गुडविल है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो इसमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है तो गुडविल सबके बीच में बढ़ जाती है।
ठीक है। फिर भी इनमें जो सबसे ऊपर निकलता है तो फिर तो वो बहुत ही ऊपर निकल जाता है। फिर ब्रांड इमेज पे भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया, एडवर्टाइजिंग मीडिया पे भी डिपेंड करता है। आजकल तो वैसे भी लोग देखना होगा हवा बनाते हैं, हवा बनाना भी एक तरीका गुडविल बनाना ही होता है कि भाई यार चलने वाली है। जैसे फिल्मों में तो खासकर ऐसे आती है फिल्में कि भाई साहब पता नहीं क्या ही होगी, और मोस्टली फिल्में आजकल थोड़ा उस टाइप की निकल नहीं रही, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया भी है। ब्रांड इमेज, ये तो आपको पता ही है कि इमेज ब्रांड बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है। और एक बार अगर इमेज बिल्ड हो गई, यानी कि जैसे वो एडिडास का 3 है, वो भाई साहब जिस जूते पे होता है उसकी वैल्यू अपने आप ऊपर होती है, और जिन पे नहीं होता यानी एडिबास, एडिरास ऐसे वाले होते हैं, वो सारों की वैल्यू नीचे रहती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या पॉइंट है। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। पहला हिस्सा है परचेज, यानी आप परचेज कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा है सेल्फ जनरेटेड। परचेज क्या होता है, तो देखिए परचेज गुडविल का मतलब होता है गुडविल इज एक्वायर्ड या गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। जैसे मैंने आपको फ्लिपकार्ट का बताया, उसकी वैल्यू 6000 है। लोग अगर उसे 6000 करोड़ की बात हो रही है, 6000 रुपए नहीं, तो 6000 एग्जाम्पल के लिए, मुझे रियल वैल्यू अभी नहीं पता, तो 6000 करोड़ है मान लीजिए, 7000 करोड़ में खरीद लिया, तो 1000 करोड़ क्या निकलेगी, उसकी वैल्यू निकलेगी। अब जब मैंने खरीदा है तो मैं क्या करूंगा, मैंने 1000 करोड़ की गुडविल परचेज की है, तो उसको परचेज गुडविल कह देंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। So, for example, when a business is purchased, the excess purchase consideration over its net assets, यानी कि जो आपको एसेट्स मिल रही है, ठीक है, और जो उसकी लाइबिलिटीज हैं, उसमें लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, फिर भी आप उसे खरीद रहे हो, या परचेज कंसिडरेशन आपने ज्यादा दे दिया जो उसकी एसेट्स की वैल्यू है उससे, तो इसका मतलब है कि आप उसकी गुडविल मान रहे हो। आप मान रहे हो कि भाई बंदे के पास दम है, इसके पास एक यूजर बेस है, इसका ब्रांड बिल्ड हो चुका है, तो वो तो मुझे मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हो जाता है। फिर फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल क्या होगा, सबसे पहली चीज तो भैया ये परचेज होती है। दूसरी चीज ये रिकॉर्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, कहां होगी बताइए, इट्स कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, यानी कि जितने रुपए आपने दिए हैं उतने ही रुपए होंगे, लेकिन कहां होगी जल्दी से बता दीजिए, वैसे मैंने नीचे लिख रखा है, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, और वो भी इंटेंजिबल के अंदर। अब आप 12th क्लास में तो आपको पता ही है, नॉन करेंट एसेट्स होती है, उसके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल होता है, इंटेंजिबल के अंदर गुडविल आता है, ठीक है। इट इज एमोटाइज एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, मैंने बता ही दिया, इसको एमोटाइज भी किया जाता है, लेकिन जितनी इसकी लाइफ रहती है उसके बेसिस पर ही किया जाता है, तो वो भी कैलकुलेट होगी। ये नहीं हो सकता कि लाइफ 10 साल है और आप उसको 12 साल चला रहे हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया, अब और आगे बढ़ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में दूसरी मेथड थी सेल्फ जनरेटेड, खुद की हुई मेहनत, खून पसीना लगा के। तो इट इज जनरेटेड इंटरनली, गुडविल विच अराइज फॉर्म अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच कैन गोइंग ऑन बिजनेस प्रोसेसेस, यानी आपने खूब मेहनत की है, पसीना लगाया है, खुद ही लोगों के कॉल्स उठाए। इनफैक्ट अगर आप सुनते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन, अगर आपका मन है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की जीवनी देखिए, समझिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो, है ना, तो आप उनको सुनेंगे तो बताते थे कि इनिशियली ना मैं खुद ही, जैसे मान लीजिए अगर वो कोई कॉलिंग वाले सिस्टम में, तो मैं खुद ही सबके कॉल लेता था, मैं खुद ही सबके डाउट सॉल्व करता था, अगर मान लीजिए कोई टीचर्स होते हैं, या फिर मैं सबके कमेंट पढ़ता था, ये सब करता था, वो सब करता था। तो ये सब क्या होता है, एक तरीके से गुडविल जनरेट करने के तरीके, हम खूब मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में काउंट होती है, अगर आपकी गुडविल बन गई तो इसके फीचर्स क्या हुए, फीचर्स, इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये समय के साथ जनरेट होती है, रातों रात तो आती नहीं है, इसमें खून पसीना सब लगता है। A true cost cannot be placed in this type of goodwill, इसमें आप ट्रू कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको क्या पता 10 साल में गुडविल कितनी बड़ी कितनी नहीं बड़ी। इट्स वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, ये वैल्यूअर के सब्जेक्टिव जजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है, वो जो फॉर्मूला लगाएगा उसके हिसाब से होगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये याद रखिएगा जो सीए में जाने वाले, कि AS 26 और इंड AS जो कि अब अप्लाई होने लगा है 38 के अंदर ये दिया जाता है, यानी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां बताए हुए हैं। अब ये आप कब पढ़ोगे, जब आप सीए की जर्नी में चलोगे यानी जाओगे। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट, अब क्योंकि इसे पे नहीं किया गया तो इसे रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है,
मतलब भैया, मतलब ये है कि भैया जी अगर आप बेचोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, सीधी सा पॉइंट ये है। हालांकि इसकी वैल्यूएशन आप कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई आदमी आपसे बिजनेस खरीदने आएगा आपका, तो जाहिर सी बात एक वैल्यूअर भी लाएगा, कहेगा भाई देख ले यार गुडविल है भी कि नहीं है, पता चला ये ऐसे ही हवाबाजी कर रहा और मैं मान के ले लिया और बाद में पता चला बिजनेस ठप हो गया। ठीक है, यानी उतना यूजर बेस या उतनी वो थी नहीं उसकी गुडविल जितनी मैंने सोची थी। ठीक है, चलो फिर ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों जरूरी है गुडविल की वैल्यूएशन? आखिर पार्टनरशिप चैप्टर में कहां से आ गई भला? तो देखिए, क्योंकि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि अब पार्टनर्स हैं उनका रेशियो बदल रहा है, तो वो कहेंगे भाई मैंने ज्यादा मेहनत की, मैंने मेहनत किया, नहीं मैंने मेहनत की, तो फिर क्या करना पड़ेगा? निकालनी पड़ेगी गुडविल। निकालेंगे, फिर उनका रेशियो देखेंगे या जिसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जैसे, फिर वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि नहीं? फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अब भाई नया पार्टनर आ रहा है बंटन के एकदम टाई वाई लगाई, और फिर सीधा बिजनेस में आ जाएगा। अब बिजनेस में आ जाएगा तो भाई मैंने जो 3-4 महीने किया मेहनत, अपना खून पसीना सब लगाया, टेंशन ली, इतना समय सारा का सारा यहां दिया, और एक आदमी आया और गुडविल ले लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जरूरत है हमें गुडविल की कैलकुलेशन की, ताकि मैं उससे कहूं कि भाई सुन, तुम आ तो रहे हो पर ये जो 3 साल की मेरी मेहनत है उससे जो गुडविल बनी है वो भी लेकर आओ। तो उससे मांगना है तो जरूरत है। फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि भाई हमने खूब मेहनत की, कंपनी को खड़ा कर दिया, कंपनी नहीं यहाँ पे पार्टनरशिप है, ठीक है, खड़ा कर दिया, अब मैं जा रहा हूं रिटायरमेंट लेके, तो अपने साथ अपने कम से कम होता ना सामान वामान तो लेकर जाते हैं, यादें तो लेकर जा ही रहे, पर साथ में वो जो गुडविल जनरेट मेरी वजह से हुई है उसको भी तो लेकर मैं जाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते वक्त आप किससे मांग रहे हो, जाते वक्त वो मांगेगा, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए भी चाहिए। फिर सेल ऑफ बिजनेस, अगर आपको बिजनेस बेचना है तो जाहिर सी बात है आपको गुडविल का पता होना चाहिए। हालांकि ये दोनों अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स या फिर सेल ऑफ बिजनेस, या आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे अगर सीए की फील्ड में जाएंगे। अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स का मतलब है जब 2 फर्म्स आपस में मिलती हैं तो उनकी वैल्यूएशन कैलकुलेट होती है, वैल्यूएशन कैलकुलेट होने के बाद उनको जोड़ा जाता है। काफी बड़ा है ये, ठीक है, सीए में तो आपको आएगा ही अगर आप जाएंगे तो। फिर वहां पे फिर गुडविल की कैलकुलेशन जरूरी है, वरना अमलगमेशन कैसे होगा? वैल्यूएशन नहीं होगी तो रियल प्राइस कैसे पता चलेगी? सिंपल। ठीक है, थ्योरी पार्ट तो इसका काफी सिंपल है। अब इसमें मेथड्स कौन कौन से? जाहिर सी बात है भैया, सब कुछ कह रहे हो सीए में तो यहां क्या होगा? यहां कुछ होगा भी कि नहीं होगा, यही बता दो। तो हाँ होगा भैया जी, हमें सिखाया गया है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर कोई मेथड नहीं है, ये खुद में ही एक मेथड है। फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये है, ये हमारे कोर्स में है। अब हमें इनकी क्वेश्चंस करने, थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना है, तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। पर उससे पहले देख लेते हैं हम पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो देखिए, सबसे पहले आता है एबनॉर्मल लॉस। रिमेंबर यानी कि आपको यह ध्यान देना है कि गुडविल जो है वो प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होती है। तो अब आपको यह ध्यान देना है कि जो प्रॉफिट है उसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे इंक्लूडेड होते हैं। जब हमारा नेट प्रॉफिट आता है तो ऑपरेटिंग और एक्सपेंस इनकम सारे इंक्लूडेड, तो आपको नॉन ऑपरेटिंग को हटाना है, बस इतनी सी बात है। एबनॉर्मल है, ठीक है, ने तो वहां लिखा होगा आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा, पर यहां इसको क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। इससे कहा जाएगा भाई इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर कोई आपदा आ गई या किसी ने चोरी कर लिया या कुछ कर लिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो इसको वापस से प्लस कर दो। लेकिन सिर्फ गुडविल के कैलकुलेशन के वक्त ना, ये नहीं कि पीएनएल में प्लस करने लग जाए हम, तो पर ये जाएगा, तो जाहिर सी बात है इनकम क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया भैया। हाँ बिल्कुल, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कि हमारा कोर बिजनेस अलग है। अगर हमारा कोर बिजनेस ही इन्वेस्टिंग करना है तो फिर तो वही हमारा हो जाएगा पार्ट, तो वो तो अलग पॉइंट आ गया। लेकिन अगर हमारा कोर बिजनेस अलग है और कभी कभी हम सोचते हैं दिमाग हमें भगवान ने और भी दिया है, तो हम कहीं और से भी 3-4 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेंगे, उसमें क्या है? तो ऐसे केस में रिसर्चर ने कहा भाई ये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई, तो इसको हटाएं। तो यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा अगर है तो। फिर नॉर्मल एक्सपेंस, ये तो भैया सिंपल सी बात है, कमाना है तो नॉर्मल खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। तो लीजिए भैया जी, इसको प्लस करो, ओहो इसको माइनस, मैं भावनाओं में बह गया हूं, इसको क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। ठीक है, कब करेंगे? अगर आपने नॉर्मल एक्सपेंस अभी तक नहीं लिया है तो। अगर ले रखा है तो कुछ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि भैया जी सैलरी पे करनी थी, कर दी, हाँ तो सही की, इसमें क्या गलत है? ठीक है, अगर उन्होंने कहा सैलरी पे करनी थी, नहीं की, तो फिर करनी है, पे करनी है, इसका मतलब माइनस करना है। तो नॉर्मल एक्सपेंस माइनस, तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल इनकम होगी वो प्लस हो जाएगी।
सिंपल है। फिर उसके बाद आता है ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। यहां पर होती है थोड़ी बहुत तकलीफ, तो उसको देख लीजिए। देखिए यहां पर क्या ध्यान देना है आपको, ओवर का मैं यहां लिख दे रहा हूं और अंडर का मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, यूएन मतलब अंडर। तो ओवर में क्या होता है आपको ध्यान देना है। देखिए ओवर में अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा बता दिया, क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर है, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर है, इसका मतलब कि आपकी क्रेडिट साइड ओवर हो गई, तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ गया होगा, तो वो तो गलत है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, अगर मान लीजिए वो करेंट ईयर है तो फिर बस यही करेंगे और खत्म बात। लेकिन अगर मान लीजिए आप 3 साल आगे पहुंच चुके हैं और आपको बाद में पता चला, तो फिर आपको इसका एडजस्टमेंट ओपनिंग में भी लेना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसे में क्या करेंगे, तो अब देखिए नेक्स्ट ईयर आ गया, मैं यूं टपक से क्लोजिंग को ही मैंने ओपनिंग बना लिया, अब मैं ओवर हूं, यानी कि डेबिट साइड ओवर हो गई, तो मेरे एक्सपेंस बढ़ गए होंगे। तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा और ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस अंडर में क्या होगा, इसका उल्टा बिल्कुल सही बात है। तो क्लोजिंग में जाहिर सी बात है अंडर है, तो अगर आपकी इनकम कम है तो बढ़ाओ उसको, तो क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर था, यानी डेबिट साइड आपकी कम थी, तो प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, घटाओ उसको। तो यहां पर हम ओपनिंग के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। बस इतना सा है। यहां पर मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर मान लीजिए कोई फर्नीचर था, उसको आपने रेवेन्यू नेचर का माना, तो पीएनएल में डाल दिया होगा उसको। अगर पीएनएल में डाल दिया होगा तो गलत कर दिया, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर है और आपने उसको रेवेन्यू का बना दिया, ठीक है, अगर आपने उसको रेवेन्यू का बना दिया तो आपने खर्चा किया होगा। अगर एक्सपेंस है, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, C goes to R, ठीक है, ये किस केस में है, एक्सपेंस के केस में है। तो अगर ये एक्सपेंस था, आपने कैपिटल नेचर की चीज को रेवेन्यू का नेचर बना दिया, और ये क्या था, एक्सपेंस था, तो आपने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया ना, जबकि वो तो एसेट में जाना चाहिए था। तो आपकी पीएनएल क्या हो गई होगी, गिर गई होगी, प्रॉफिट को नुकसान हुआ होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो इसका मतलब वापस ठीक करना है, तो ऐसे केस में हम करेंगे प्लस, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, आर सी में कन्वर्ट हो रहा है, पर ये एक्सपेंस का ही केस है, आर सी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रेवेन्यू को आपने कैपिटल बना दिया, एक्सपेंस है, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया जी, तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा करेंगे। लेकिन क्यों, समझ लीजिए उसको, कि आपने मान लीजिए कोई कार्टेज का एक्सपेंस था, उसको आपने मशीनरी में ही ऐड कर दिया। अब मशीनरी में ही ऐड कर दिया तो मशीनरी की वैल्यू हो गई, तो यहां पर कार्टेज नहीं रही, तो प्रॉफिट आपका बढ़ गया, क्योंकि एक्सपेंस अगर कम है तो प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गया ना, पर आपको तो उसे कार्टेज में लिखना चाहिए था। तो इसका मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एसेट हटेगी और रेवेन्यू वापस से पीएनएल में आएगा, पीएनएल में आएगा तो प्रॉफिट को कम कर देगा, ठीक है, तो माइनस करना है बस। अब यहां से अब इसको हटा दीजिए, ये एक्सपेंस के केस में था। अगर मान लीजिए रेवेन्यू का केस होता है कभी, मतलब इनकम का केस होता है, तो मान लीजिए कैपिटल नेचर का रेवेन्यू में गया इनकम के केस में, ठीक है। तो अब देखिए इनकम के केस में कैपिटल नेचर का रेवेन्यू में गया, तो रेवेन्यू मेरा बढ़ गया, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर रेवेन्यू से कोई कैपिटल में गया, ठीक है, इनकम नेचर का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रेवेन्यू से उधर भेजा तो मेरा रेवेन्यू कम हो गया ना, क्योंकि एक रेवेन्यू तो मैंने लायबिलिटी साइड में भेज दिया, कैपिटल रिसिप्ट साइड पे भेज दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर प्लस हो जाएगा। बोलेंगे भाई रेवेन्यू को वापस लाओ, इनकम को बढ़ाओ, ठीक है। तो बेसिकली तो यही दो पॉइंट है जहां पे लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये तो हमको ध्यान हो गया कि हाँ भाई लॉस है तो हम प्लस कर देंगे, इनकम है तो हम माइनस कर देंगे। तो इसको ध्यान से आप समझिएगा कि गलती होने के चांसेस यहीं पर होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर अब है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक एक मेथड को समझते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर आप बचपन से सुन रहे हो कि भाई जरा एवरेज निकालना, तो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर्स देखे 5 साल के जो भी फिगर्स हैं उनका टोटल किया, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया, वो एवरेज है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ भैया तो क्या यहां भी ऐसा ही है, मैं कहूं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो यानी कि हमें सिंपल एवरेज मेथड में कुछ नहीं करना है। जैसे हमें मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स 3 दिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हैं, 3 दिए हैं, 3 साल। मान लीजिए 2020, 2021, 2022, इनका अमाउंट हमें दे दिया। यहां पे 60,000 है, यहां पे 70,000 है, फिर आगे बढ़ के यहां पे मान लीजिए 80,000 है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इन तीनों का टोटल करना है। 60 और 70 130, ये 210 हो गया, ठीक है।
सिंपल। अब क्या करना है भैया जी, इसमें 3 का है तो एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दो, ये लीजिए 70,000 रुपए आपका एवरेज आ गया। अब क्वेश्चन कहां खेलेगा, हो सकता है वो इसमें से किसी में कह दे कि भैया 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है, किसी में कह दे इनकम है, बस यही। अगर आपको पता है लॉस है तो यहां पर भैया जी 70 में 10 प्लस हो जाएगा, इनकम है तो यहां से जो भी होगा वो माइनस हो जाएगा। इतना ही गेम करता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये लीजिए भैया जी, ये 70,000 एवरेज हो गया। तो भैया इसका फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला भी बहुत सिंपल हो गया। अब आपको कह रहे भैया छोड़ दो यार, ये तो बचपन का खेल है हमारे, पर मेरा तो काम है ना, बताना तो पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, तो टोटल प्रॉफिट्स ओवर द ईयर, यानी जितने भी ईयर का सवाल दिया होगा, ठीक है, जितने भी ईयर का सवाल दिया होगा, पूरे एकदम शुरू से नहीं, 5 साल का होगा तो 5 साल, 3 साल का होगा तो 3 साल, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, बस इतनी सी बात है। यानी यहां पे आपको सारा प्रॉफिट को प्लस कर देना है, जितने ईयर है 3 साल है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 होंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, बस बात खत्म। तो ये काफी ही सिंपल है, एकदम हलवा की तरह कि खाया और मुंह में घुल गया, चबाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो फिर इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो देखिए, राहुल परचेज द बिजनेस ऑफ सुनील ऑन 1 जनवरी 2022। अगर कोई इस बात को समझ गया है तो फिर कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। राहुल परचेजेस द बिजनेस ऑफ सुनील ऑन 1 जनवरी 2022। उन्होंने परचेज कर लिया, हमने कहा ओके। तो अब देखिए 2019 का प्रॉफिट हमें दे दिया 40,000 रुपए, हमने कहा ठीक है भैया जी, पर कह दिया इंक्लूड है इसमें प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ प्लांट। हम कहेंगे हैं सेल ऑफ प्लांट, प्लांट कौन बेचता है भाई, ये तो नॉन ऑपरेटिंग हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी माइनस। मुझे उम्मीद है आपके मुंह से आवाज आ गई होगी अब तक। फिर 60,000 है, इसमें इंक्लूड कर लिया थेफ्ट ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। हम कहें हैं भाई चोरी हो गई, इसमें हमारा क्या कसूर मेरा क्या कसूर। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, कोई कसूर नहीं है, चोरी हो गई है, तो हम गुडविल निकालते वक्त इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आपके मुंह से आवाज आ जानी चाहिए। 35,000 डज नॉट इंक्लूड 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। अब भाई इसमें 5,000 जोड़े ही नहीं, तो जोड़ने हैं। इंक्लूड का मतलब जोड़ना नहीं होता, इंक्लूड का मतलब है, अगर आप में से कोई कंफ्यूज नहीं हुआ तो वेरी गुड, अगर कोई कंफ्यूज हुआ है तो ये उसके लिए कि इंक्लूड का मतलब ये नहीं कि जोड़ना है, इंक्लूड का मतलब है कि उस ट्रांजैक्शन को लेना है। करना क्या है वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। तो ट्रांजैक्शन कह रहा है भाई इंश्योरेंस प्रीमियम है, पे ही किया होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मैंने पे किया है और उसको इंक्लूड ही नहीं किया, तो पे करना था नहीं इंक्लूड किया, तो अब पे करोगे यानी माइनस करोगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। Now calculate the value of goodwill of the firm based on 2 years purchase of the average profit of last 3 years। अब देखिए ये परचेज ईयर जो होता है, ये एवरेज प्रॉफिट में परचेज ईयर का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए होता है। अगर मान लीजिए कभी गिवन ना हो तो आप 3 to 5 ईयर्स में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे एक नोट डाल देंगे एजम्पशन बेस्ड, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं, तो कैसे करना है भैया जी बता दो। तो आप कहोगे भैया आप सिंपल है, पर चलो कर ही लेता हूं मैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। क्या लिखना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा सिंपल है, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब उसके लिए हमें प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट्स निकाल लीजिए। 40,000, इसमें 5,000 हमारी जो थी वो नॉन ऑपरेटिंग थी, तो इसको माइनस करेंगे, फिर प्लस। अगला क्या है 60,000, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं थी, चोर आए चोरी करके चले गए, तो इनको हम वापस प्लस करेंगे। ये कहेगा मेरा क्या कसूर, हमने कहा ओके सही कह रहे हो, क्या कसूर है, तो प्लस हो जाएगा ये। देन उसके बाद 5,000 यहाँ पे प्रीमियम पे करना था हमें, वैल्यू कितनी थी हमारी 35,000, तो ये लीजिए 35,000 माइनस 5,000 प्रीमियम पे हो गया। अब एक लंबी सी लाइन खींच दीजिए, भैया जी ये 3 ईयर है, हाँ ये बीच में प्लस का साइन आएगा, 3 साल है तो भैया जी इसको 3 कर दो, मैंने कहा ओके। अब यहाँ देख लीजिए 40 माइनस 5 35, 35 और 70 105, 105 में 30 जोड़ेंगे तो 135, ये तो सिंपल होगी कैलकुलेशन। तो ये लीजिए 135,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल है ये तो, 3 4 12 होता है, तो ये हो गया 45,000, ठीक है। पर क्या ये गुडविल की अमाउंट आ गई, नहीं, ये आई है एवरेज प्रॉफिट। ये क्या आई है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट। तो भैया गुडविल क्या होता है, तो यही मैं समझाता हूं। तो यहां देखिए ये हमारा पहला फॉर्मूला था, इसके बाद बारी आती है दूसरी बात की। यहां से जो निकलता है ये कहलाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या कहलाता है, एवरेज प्रॉफिट।
ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब सिंपल सी बात है, गुडविल अगर आपको निकालना है, गुडविल अगर आपको निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट को लिखना है, एवरेज प्रॉफिट को लिखना है जो आपने यहां से कैलकुलेट किया, उसमें इंटू कर देना है नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर आपने 3 साल कोई काम किया, ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ईयर का यह भी कॉन्सेप्ट है कि ये देखिए, ये है, आपने मान लो 1 2 3 4 5 छठा हिस्सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन 3 सालों में आपने काम किया, ठीक है, इन 3 सालों में आपने काम किया। उसके बाद अगर कोई भी नया पार्टनर आता है यहां पर, तो आप क्या कहोगे कि भैया इस साल का गुडविल जो है वो यहां मिला, इस साल का गुडविल जो है मुझे यहां मिलेगा, 3 साल के बाद यहां पे गुडविल मिलेगा, और ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ ईयर से आप परचेज करते, नंबर ऑफ ईयर से इनटू करते हो, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि यहां तक तो हमारा प्रॉफिट ये था, लेकिन ये जो गुडविल है ये इन 3 सालों में भी तो मेरी मदद करेगी, ये भी आगे बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए अगर नंबर ऑफ परचेज 2.5 ईयर है तो वो मान के चल रहे हैं कि 2.5 साल तक मेरा गुडविल मैंने ले रखी है, यानी 2.5 साल तक मुझे इस गुडविल का एडवांटेज मिलता रहेगा, तो वो उसके बेसिस पर वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यूएशन है कि मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, क्योंकि भले ही आज मैं यहां पर हूं, लेकिन जो मैंने गुडविल अर्न किया है वो एक एक साल करके ऐसे आगे बढ़ेगी, यानी उसका बेनिफिट मुझे वहां भी मिलेगा। तो पूरा बेनिफिट निकालते हैं तभी तो पूरी एग्जैक्ट गुडविल की वैल्यू निकल पाएगी, हालांकि वो भी एग्जैक्ट नहीं होती है। तो इसीलिए यहां पे इंटू करते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर से। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या करना है भैया, अब यहां देख लो, यहां पे नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो अगर मुझे गुडविल निकालनी है तो अमाउंट मेरे पास है, कितना है, 45,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर भी मेरे को क्वेश्चन में गिवन था 2, तो लो भैया जी इंटू कर दो 2। भैया ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, हाँ बहुत ही सिंपल है। बस क्या ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान रखा और उसको ध्यान रखने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट हुआ वो ध्यान रखना है, दोनों चीज बन गई, हाथ जुड़ गए, तो इसका मतलब कि मार्क्स भी मिल गए। अब आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। भैया ये क्या होता है, इसमें वजन होता है। जी हाँ, अभी हमने एवरेज प्रॉफिट में क्या किया, नंबर ऑफ ईयर्स लिए, उनको टोटल प्रॉफिट लिया, डिवाइड किया और हमारा आ गया। पर वो ये कहते हैं कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि एवरेज करना सही सिस्टम है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यार हम वेट करेंगे, क्या पता कोई ईयर किसी अलग वेट का होगा, दूसरा ईयर अलग वेट का होगा, तो उन्होंने किसी हर चीज का एक वेट निकाला और फिर उसको मल्टीप्लाई करके कर दिया। ये वेटेड एवरेज भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है, कोई भी झंझट नहीं होती इसमें। बस ये है कि यहां पे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, यहां पे प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है, प्रॉफिट गिवन होगा, यहां पे वेट गिवन होगा, ठीक है, वेट गिवन होगा, और फिर इसको आपको प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट किसको कर देना है भैया जी, तो ये देखिए कुछ नहीं करना है, पी और डब्ल्यू, पी इंटू डब्ल्यू, बस। फिर यहां पे आ जाएगा टोटल, फिर जाहिर सी बात है यहां वेट गिवन होगा, तो यहां वेट का टोटल आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो टोटल है, मान लीजिए एक्स वाई जेड है टोटल, और ये सिर्फ z है, तो अब कुछ नहीं करना है, x y z डिवाइडेड बाय z कर देना है, तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपका ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम वेटेड एवरेज बोलेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे, मेथड नहीं, ठीक है। फिर क्या करना है भैया, फिर वही है, गुडविल तो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो बस यहां पे गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम है भैया जी, सेम है। क्या है सेम, बताओ तो सही, तो लीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। अरे मैंने कह तो रहा हूं कि सब सेम है, सब मिले हुए ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू क्या करना है, तो ये रहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं WAP, बस खत्म, इतनी सी कहानी है। यहाँ पे जो भी वेट दिया होगा वो आएगा, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होगा, यहाँ पे भी वही जो प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ गिवन होगा वो आ जाएगा। हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, टोटल करने के बाद हम इस जो वेट है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का इनटू कर देंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं। चलो फिर स्टार्ट करें, क्या आप तैयार है, अब तो आप रेस करने के लिए भी तैयार होंगे, तो चलो फिर रेस करते हैं। आ गया थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन हाँ, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने सोचा कि यार वेटेड एवरेज में थोड़ा सा बड़ा डाल दिया जाए, क्योंकि वेटेड एवरेज जो है तो नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट की तरह, क्योंकि पहले तो आपको प्रॉफिट का एवरेज तो करना ही करना है, उसके बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही अंतर है। तो एवरेज प्रॉफिट का एक एक्सटेंशन हो गया जिसमें वेट का मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो बाकी सेम है, इसीलिए जो एडजस्टमेंट वहां छूट गए वो यहां आ रहे हैं।
तो अब देखो ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो हमें पावर ऑफ अलर्टनेस को तो हम जानते हैं, तो पावर ऑफ अलर्टनेस के साथ पढ़ेंगे। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म, गुडविल कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। हमने कहा ओके 2 years परचेज, ठीक है। परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years, 5 साल का, तो हमने गिना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ओके सही कह रहा है भाई, मैंने कहा ठीक है। नाउ वेट्स असाइन टू ईच ईयर वुड बी, अब वेट भी इन्होंने दे दिए हैं 1 2 3 4 5, सिंपल वेट है। हालांकि क्वेश्चन में आपको वेट अलग भी दिया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, चौथा वाला चौथे से, पांचवा वाला पांचवे से। यहां सिंपल है, वरना आपको कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स एंडेड 31 मार्च 2017, 18, 19, 20, 21 तक है हमारे पास, 19, 20, 21 तक है हमारे पास, ठीक है। द प्रॉफिट्स फॉर द 5 year आर वर, ये रहे हमारे पास प्रॉफिट, हमें गिवन है, हमने कहा ओके ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। चलो ठीक है, सब कुछ प्रॉफिट है, नहीं लॉस की झंझट नहीं, होता भी तो हम माइनस कर देते, और तो क्या था। अब है जो खेल है, क्या स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर रिवील्ड द फॉलोइंग, क्या रिवील कर दिया भैया जी, एबनॉर्मल लॉस 40,000 का था, वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017, यानी कि यहां पर हमारा एडजस्टमेंट आने वाला है, यहां पर एक एडजस्टमेंट होगा। क्या है, एबनॉर्मल लॉस है यानी इनकर्ड हुआ है, तो प्रॉफिट हमारा कम हुआ होगा, इसको प्लस करेंगे। मैं कहूं वेरी गुड, यही तो चाहिए, बस यही आंसर चाहिए। एबनॉर्मल गेन है, कलर चेंज करना पड़ेगा बार बार, कोई बात नहीं। एबनॉर्मल गेन है 20,000 रुपए का, अर्न ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया 2018 में जो गेन हुआ है उसने इसको बढ़ाया होगा, तो इसको माइनस कर दो। मैं कहूं वाह गजब, छा गए तुस्सी। तो रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000, अब कार है, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। 40,000 रुपए की कार को रिपेयर किया गया, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट, ठीक है। रिपेयर के एक्सपेंस से व्हीकल में डाल दिए, यानी कि रिपेयर डाले ही नहीं, तो प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, क्योंकि डेबिट हुआ ही नहीं है ना, कोई भी अमाउंट अगर डेबिट नहीं हो रहा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, सही पकड़े हैं। ऑन दी फर्स्ट, तारीख क्या है इसकी, 1 जनवरी 2020, यानी कि हमें देखना पड़ेगा 1 जनवरी 2020 कहां पर आएगा, यानी कि इस ईयर में आएगा। देखो समझ रहे हो ना, पेज यहां पर है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमने कहा ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या हो रहा है, डेप्रिशिएशन वाज चार्ज्ड ऑन द व्हीकल्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। भैया व्हीकल में तो डाला ही डाला, डेप्रिशिएशन भी डाल दिया, वो नहीं डालना था। एक है ना फिल्म, उसमें कौन सी फिल्म मुझे याद नहीं, उसमें क्या था, बटन दबा दिया, नहीं दबाना था, बस वही है यहां पर भी, तो ये नहीं करना था। यानी कि हमें व्हीकल वाला सिस्टम है, तो हमें पता है कि भाई 2,10,000 में हमने क्या किया, हमने व्हीकल उसको बना दिया जबकि वो मेरे लिए एक्सपेंस था, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो वो तो चीज यहां पे माइनस होगी, यानी कि ये जो 40,000 है ये क्या होंगे, माइनस होंगे। लेकिन जो हमने 10% व्हीकल के हिसाब से लगा दिया, तो हमने अगर 10% इस पर लगा दिया है, तो जो हमारे पास 4,000 का अमाउंट है वो यहां पर प्लस होगा। तो जो 4,000 का अमाउंट है कैसे आया, 10% डेप्रिशिएशन लगाया, ठीक है, तो वो यहां पर प्लस होगा। हमने कहा ओके, ऑन एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज अंडर वैल्यूड, भैया जी ये अंडर वैल्यूड था, ध्यान रखिएगा कौन सा वाला, 31 मार्च 2020, यानी कि यही वाला। भैया जी सारे पेज यहीं पे डाल दिए क्या इनने, मैं कहूँ हाँ यार डाल तो दिए हैं, पेन की जगह क्या यूज हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बड़ा है, तो अब आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मुझसे कहोगे स्क्रीनशॉट ही नहीं लेने दे रहे, ठीक है, ठीक है। चलो फिर अब हम स्टार्ट करें, सब कुछ सही है, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें ध्यान देना, हमें इसके प्रॉफिट को ठीक करना है, ठीक है, तो सबसे वो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, क्योंकि यहां पे आइटम्स ज्यादा हैं, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हो एडजस्टमेंट टेबल या एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ही लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है भैया जी। अब यहां पे थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा क्योंकि 5 साल आने हैं, थोड़ा सा इसको लंबा बना देते हैं, ध्यान से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर से यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास 5 साल है, 17 से स्टार्ट है, 17, 18, 19, 20 और ये आ गया 21, चलो लगभग बराबर ही आ रहे हैं, तो हो जाएगा अपना काम। तो बस अब यहाँ लिख दीजिए 17, 18, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी सब स्क्रीनशॉट मैंने निकालने का मौका दिया है, तो भैया जी इसको
उससे पहले करेंगे भी। ठीक है, ये क्वेश्चन सब सही है, सिस्टम एकदम सही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग करना भी स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट का अमाउंट, जो कि यहां पे है 30,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट्स तो पूरा याद ही कर लेते हैं। 30, 1 40, 1 80, 30,000, 1,40,000, 1,80,000 और फिर आएगा भैया जी 2,10,000। मैंने कहा ओके, पर एक और रह गया है, वो क्या था? 3,40,000। तो ये लीजिए 3,40,000 आ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहां पे एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस का। तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो तो प्लस होता है, तो यहां पे लगा दीजिए साइन प्लस एबनॉर्मल लॉस। कौन से ईयर से था? तो 2017 से रिलेटेड था। ठीक है, वहां लिखा हुआ 31 मार्च, तो यहां पर आएगा प्लस होगा। और 40,000 का था, 20,000 का है, 40,000 का गेन है 20,000 का। ठीक है, तो 40,000 का हो गया। मैंने कहा ओके। फिर माइनस एबनॉर्मल गेन, तो भैया माइनस होता है। मैंने कहा ठीक है, तो कर दो यार, उसमें क्या है। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। और 20,000 का गेन लिखा हुआ था। ठीक है, माइनस का साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं लगाया तो आप ब्रैकेट भी लगा दो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 20,000 हो गया। देन रिपेयर्स टू कार, अब यहाँ पे ध्यान देना है। रिपेयर टू कार अमाउंटिंग रुपीज 40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड। और इसका मतलब है कि यहाँ पे तो 2019 में कुछ होना ही नहीं है। तो ये देखिए, अब रॉन्गली डेबिटेड रिपेयर्स टू कार था। ठीक है, तो रिपेयर्स टू कार जो है उसको हमने क्या किया? रॉन्गली डेबिट कर दिया व्हीकल्स अकाउंट में। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा वापस। तो ये हो जाएगा माइनस रिपेयर्स। ठीक है, क्योंकि वो व्हीकल्स में नहीं जाना चाहिए था, माइनस होगा। तो यहां तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, 3 तो ठीक है। यहां पर हमारे पास 40,000 की वैल्यू है, 40,000 की वैल्यू है, तो ये 40,000 जो होगा ये यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट था, पॉइंट ये है कि व्हीकल्स पे 10% भी लगाया। और एक पॉइंट था कि ये जनवरी 2020 में खरीदा गया था, यानी कि जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 3 ही महीने का डेप्रिसिएशन है। तो अब वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहां पे डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा बताइए? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको माइनस कर दिया था, है ना। जब हमने इसको व्हीकल में कन्वर्ट किया तो इसका मतलब हमने उसे एसेट माना, एसेट मान के हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, जबकि वो तो होना ही नहीं चाहिए था। तो हम इसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये 40,000 माइनस होगा, तो प्लस करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो वो अब निकाल लेते हैं 40,000 पे। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये सिंपल 1000 आएगा, फिर भी निकाल लेते हैं। कितना परसेंट है? 10% है, तो 10/100 इंटू 3/12। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये कटा, हाँ सही था ना मेरा 4, तो ये आ गया 1000। कोई दिक्कत ही नहीं है, लीजिए। फिर यहां पर आएगा ये यहीं पर 1000, लेकिन ये वाला 1000 क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई खत्म। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2020 वॉज अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, इट मींस कि मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा ना। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अब क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम रखा, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि टोटल जो वैल्यू हुई वो कम आई होगी, तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। अब बढ़ाना पड़ेगा। मैं कहूंगा वाह बहुत सही, तो ये लीजिए प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूवी यानी अंडर वैल्यूड, तो ये भी यहां जाएगा। यहां पर प्लस होगा, जो कि वैल्यू कितनी है इसकी? 40,000 ही है। अरे सबकी वैल्यू 40,000 है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो तो भैया यहां तो ट्रांजेक्शन खत्म हो गए, तो क्या हमारा काम भी यहां खत्म हो गया? चलें फिर टोटलिंग कर लें? नहीं, क्यों? क्योंकि यही क्लोजिंग स्टॉक तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनता है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन तो हमें इन 5 साल के बाद मिला है, यानी कि जाहिर सी बात है ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग हुआ होगा। तो फिर अब हमें यहां पर माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग हमने प्लस किया है, अब ओपनिंग में जब ये गया होगा तो कम ही गया होगा। तो ओपनिंग में कम यानी डेबिट साइड मेरा कम था, तो प्रॉफिट मेरा उतने से बढ़ गया होगा, तो उसको भी इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो इसको माइनस करेंगे, बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, पर ईयर क्या यही होगा? नहीं, ईयर यहां जाएगा, तो यहां से 40,000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक और चीज भी माइनस नहीं होगी, ये प्लस होगी। वो क्या होगी भैया? कि जब मैंने व्हीकल्स लगाया था तो 1 जनवरी 2020 का था, तो उसमें 3 महीने का लगाया, लेकिन 2021 भी तो आई, फिर 2021 में भी तो मैंने उसको पूरा यूज किया है। अगर मैंने उसको पूरा यूज किया है तो इसका मतलब क्या है कि 31 मार्च 2020 के बाद 31 मार्च 2021 तक पूरे साल का उस पर डेप्रिसिएशन लगाया गया होगा। अगर 3 महीने का 1,000 है तो भैया जी पूरे साल का कितना होगा? इंटू 4 कर दो। मैंने कहा वाह, तो फिर ये डेप्रिसिएशन वापस से यहां पर प्लस होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स।
ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ यहां आएंगे और ये 4000 जो होंगे ये क्या हो जाएंगे हमारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब आएगी टोटलिंग, तो अब टोटल आ जाएगा। वेरी सिंपल है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है, बस ध्यान रखना है कि इफेक्ट क्या है। अगर आपने इफेक्ट निकाल लिया फिर तो सब कुछ हलवा ही है। अब यहां देखेंगे आप तो इसका प्रॉफिट ये प्लस हो रहा था तो ये तो हो गया 70,000। फिर इधर पे ये माइनस हो रहा था एबनॉर्मल गेन तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, फिर इधर देखेंगे कुछ था ही नहीं तो ये तो 1,80,000 ही रहेगा। फिर इधर देखेंगे तो 2,40,000 में ये 40 जो थे ये हमारे माइनस हो रहे थे, रिपेयर्स के थे, तो ये हट गया तो 1,70,000 बचा। बट इसमें फिर 1,000 प्लस हो रहा था और हमारे पास जो ये था क्लोजिंग स्टॉक उसका भी 40 प्लस हो रहा था, तो 40 और 40 कट गए। ठीक है, एक माइनस एक प्लस है, बचा कितना तो एक, तो 2,11,000। ठीक है, देन उसके बाद 3,40,000 में ये जो 40 है ये ओपनिंग स्टॉक का है, माइनस हो रहा था, ये डेप्रिसिएशन प्लस हो रहा था, तो एक तरीके से 36 बचा। ठीक है, 40 माइनस और 4 प्लस एंड 36। 36 हमारा नेगेटिव है, 36 क्या है नेगेटिव है, तो ये 304 हो जाएगा, ये 304 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट तो आ गया। अब क्या करना है भैया, सिंपल है, प्रॉफिट लेना है, वेट लेना है, मल्टीप्लाई करना है बस, फिर और वेट का टोटल करके डिवाइड कर देना है। तो लीजिए अब यहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको पीएम ही कर देता हूं मैं। चलो तो फिर मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा, मुझे तो समझाना भी पड़ता है, आप तो यूं कर सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो ईयर्स, ईयर्स यहां लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर आएगा वेट, यहां पे आएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये आएगा वेट और फिर यहां जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, तो वो है P इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो अब लिख लीजिए ईयर्स, हालांकि ईयर्स आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर लिख ही लेते हैं। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। टोटलिंग कितनी है, 70, 1, 20, 1, 80। यहाँ पे आ जाएगा 70 प्रॉफिट, यहाँ पे 1,20,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 1,80,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 2,11,000 का प्रॉफिट और यहाँ पे 304 था। हाँ 304, 1 2 3 देख लेते हैं। तो देखिए 70, 1, 20, 80 बिल्कुल सही है ना, हाँ सब सही है। 1, 80, 2, 11 और 3, 4। अब क्या करना है भैया जी, अब यहाँ पे वेट लिख दो, ये तो सिंपल था, 1, 2, 3, 4, 5। चले हम बाजार राइम बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा मुझे पड़ेगी, तो ये हो गया 70,000। ठीक है, फिर ये हो गया 2,40,000, वरना कैलकुलेटर भैया को बुलाएंगे। 3 8 जा तो ये हो गया 54, 5,40,000। फिर ये हो गया हमारे पास 8,44, 8,44,000। फिर ये हो गया हमारे पास 15, 60 है ना, 60 हो जाएगा। हाँ गड़बड़ हो गई है, 15 तो ठीक है, 4 से 20 होगा, ये 60 नहीं होगा, इरेजर 15 4 जा 20 होता है। तो ये लीजिए भैया जी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि अब तो मैं कैलकुलेटर साहब का वेट कर ही लेता हूँ। तो ये हो गया, अब इसकी हमें टोटलिंग करनी है और फिर इसकी भी हमें टोटलिंग करनी है। तो भाई बचपन से कर रहे हैं, ये तो 15 ही होता है टोटल ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है तो 240 प्लस 70 यानी कि 310, 310 और 540 यानी कि 10 का ये 50 हो गया, और ये तो 850, 850 और 8 यानी कि 1650, 1650 और 44 यानी कि 1694, 94 और 20 जोड़ेंगे तो 14 यानी कि 17 14, 17 में 15 जोड़े तो 32 14, 32 14। ठीक है, पर अब इसको कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं रिस्क नहीं लेने का बाबू भैया कहता है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। 70 प्लस 240 प्लस 54 प्लस 54 हो गया, फिर 844 हो गया प्लस 15 30 हो गया। ठीक है, 32 14 बिल्कुल सही है, और 2 11 में करेंगे तो 8 44 ही आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 304
इंटू 5 करेंगे 15-20 ही आएगा, करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी इसकी आगे भी जरूरत पड़ी तो अब इसको रखते थे अपने पास। ये हो गया। अब क्या करना है हमारे पास, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, टोटल प्रॉफिट यानी टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टोटल वेट आएगा, टोटल वेट WEIGHT। ठीक है, अब हमारे पास दोनों है तो हमें क्या करना है, 32 14 1 2 3 डिवाइडेड बाय 15 करना है। तो जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 32 14 डिवाइडेड बाय 5, ओह सॉरी 32 14 डिवाइडेड बाय 15। तो ये पॉइंट में आ गया 2 1 4 2 6 6 6 है तो इसको 6 7 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो 2 1 4 2 6 7 हमारे पास अमाउंट हो गया। लेकिन गुडविल निकालना है भैया जी, तो गुडविल निकालने का पहले फॉर्मूला लिखो। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज या परचेज ईयर, जो भी कह लो आप। अब क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज थे। तो इसमें हमारे पास वेट असाइन टू ईच ईयर ये था, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर ये था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर 2 ईयर्स परचेज था। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे इनटू कर देंगे हम 2 का, तो ये लिख देंगे 2 1 4 2 6 7 इंटू 2 इक्वल्स टू इंटू 4 2 6 7, ये राउंड ऑफ कर दिया वरना 66.66 था, इंटू 2, आप इसको इतना तो राउंड ऑफ कर ही सकते हो, तो हो गया 4 2 8 5 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको कर लो भैया जी सर्कल में। याद रखिएगा जब भी आप कोई आंसर लिखे ना तो उसको ऐसे बॉक्स में या किसी तरीके से रख लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाए, या फिर आप यहां लिख सकते हो आंसर इक्वल्स टू दिस, पर ऐसे कर लेने से एग्जामिनर को ज्यादा क्लियरली दिख जाता है। ठीक है, बस फिर यहां पे आके हमारी प्रॉब्लम होती है सॉल्व। आप इसको देख लीजिए, अगर आपको कोई इश्यू लग रहा है तो। वैसे तो मुझे ईजी है तो ये बन ही गया होगा। चलो फिर आगे स्टार्ट करें। मुझे उम्मीद आप कह रहे हैं हाँ भैया करो यार, ये तो इजी है। मैंने कहा ठीक है, चलो फिर करते हैं। पहले पीछे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अब आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड भैया ये क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब है अर्निंग प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, एक्सेस प्रॉफिट दैट इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो तो आपका हुआ ही हुआ, उससे भी ज्यादा हो गया तो उसे कहेंगे सुपर प्रॉफिट। तो मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये क्या होता है भैया जी, इसको जरा अच्छे से समझाओ। तो मैं कहूंगा ठीक है, देखिए इसमें 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपको पता करना होता है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे भैया, तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है एक तरीके से। तो जैसे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालते थे वैसे ही निकालना है भैया। एडजस्टमेंट भी वैसे ही होंगे, जी हाँ एडजस्टमेंट भी वैसे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकालना पड़ता है। ठीक है भैया, ये क्या होता है इसके बारे में बताओ। मैं कहूंगा ठीक है, थोड़ा सा रुक जाएं, सब्र करें, तब तक जल पी लें। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। जब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, ठीक है, थर्ड, अगर डायरेक्ट गिवन है तो बल्ले बल्ले, नहीं गिवन है तो निकालेंगे। अभी मैं समझाऊंगा इसका फॉर्मूला, अभी बस इतना ध्यान रखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपके पास आ गया तो आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है, हाँ ये अभी बता देता हूं मैं। तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहां आप लिख दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे केसेस में आपको मैंने बताया ना कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाना है। क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा। तो यहां पे एक परसेंटेज गिवन होगी। क्या गिवन होगी, परसेंटेज, यानी उसको बोल देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल दिया इसको, चलो बोल दिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है भैया जी, तो परसेंटेज है एक तरीके से, तो डिवाइड बाय 100।
अब नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लंबी लाइन खींच दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी फॉर्मूला बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, तो चौथा अब निकलेगा अपना सुपर प्रॉफिट। तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या आप में से कोई गैस कर सकता है? अगर आप स्टेप वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पहले निकला, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। पॉइंट क्या है, एक्स इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी इस प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए। तो वो कहां से निकला, एक ही हमने प्रॉफिट ऊपर निकाला है, फिर यह निकाला है, तो जाहिर सी बात है उसमें से इसको माइनस करना है। कई लोग इस फॉर्मूले को भी भूल जाते हैं, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो कि भैया पहले एक्चुअल निकलता है, फिर उसके बाद नॉर्मल निकलता है। डेफिनेशन कहती है नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए, यानी एक्चुअल ज्यादा होगा, नॉर्मल कम होगा। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिए, कई बार एक्चुअल वर्ड नहीं लगता तो लोग सोचते हैं पता नहीं यार ये एवरेज प्रॉफिट है क्या। एक्चुअल वर्ड लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो भी आप ये समझ जाना कि अगर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब भी वही है, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे हम, इंटू कर देंगे, सॉरी इंटू कर रहा हूं मैं भी होशियार हूं बातों में लग जाते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है। तो ठीक है, ये आया, इसमें हम करेंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है। क्या करेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा भैया जी सुपर प्रॉफिट। फिर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस अब इसके बाद 5वां स्टेप लिखना है और वही करना है जो पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे भैया, तो हम निकाल रहे थे गुडविल। तो भैया गुडविल निकालने में क्या कर रहे थे, तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, गुडविल में हम कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट। अब कर देंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। लीजिए, और क्या चाहोगे, इससे इजी क्या टॉपिक देते, ईयर्स परचेज या नंबर ऑफ ईयर परचेज या फिर परचेज ईयर, ठीक है। तो आप इससे इजी क्या चाहते हैं, ठीक है, बस इतना सा होना है। तो ये स्टेप्स के थ्रू आपका सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अब पॉइंट वही अटक जाता है क्योंकि घड़ी तो हमारी वहीं पर है ना, कि भैया ये क्या था। तो चलिए इसको समझते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था, ठीक है। चलो फिर देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, चलो यही कलर ठीक है, ये ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड रेफर्स टू नेट टेंजिबल एसेट्स एम्प्लॉयड इन, और कैपिटल एम्प्लॉयड की बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, आप आगे जाएंगे तो और भी मिलेगी। ये गुडविल के हिसाब से बताई जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन द बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कंप्यूटेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधी बात यह है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो रेफर्स करता है नेट टेंजिबल एसेट्स के लिए एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। जो भी बिजनेस में आपने अपनी ओर से पैसा लगा रखा है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें क्या ध्यान देना है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न इज कंप्यूटेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो ये माना जाता है कि अगर मैं इतनी कैपिटल लगाऊंगा तो इतना रिटर्न मुझे मिलेगा, ठीक है। और रिटर्न किस पे लगता है, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही लगता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला देखिए, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड पहली अप्रोच है एसेट साइड अप्रोच। इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट्स को ऐड कर दो, प्लस कर दो, करंट एसेट्स को माइनस कर दो, आउटसाइड लायबिलिटीज को, तो आपका ये आ गया। पर ध्यान रखिएगा नेट टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, इसमें इंटेंजिबल नहीं होते हैं यहां पर। फिर उसके बाद टोटल एसेट्स निकालना है, तो टोटल एसेट्स का भी एक फॉर्मूला, यानी और दो फॉर्मूले हैं। आपने टोटल एसेट्स ले लिया एक, या तो आपने क्या किया, फिक्स्ड एसेट्स ले लिया, करंट एसेट्स ले लिया और आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दिया, या फिर आपने टोटल एसेट ले लिया। टोटल एसेट लेने के बाद गुडविल जो है या नॉन ट्रेड गुडविल या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको आपने, या फिर जो फिक्शिशियस एसेट्स हैं इन सबको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ये छुट्टू सा जो है टोटल एसेट्स, यानी बैलेंस शीट की एसेट साइड की टोटल की, उसमें से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड ऑल फिक्शिशियस एसेट आपने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और आउटसाइड लायबिलिटी भी माइनस कर दी। यहां वर्ड क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब है चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट हो, दोनों आते हैं। मैं यहां लिख ही देता हूं, करंट लायबिलिटी भी आएगा और नॉन करंट लायबिलिटी भी आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आउटसाइड लायबिलिटी, तो ये तरीका हो गया एसेट साइड से। दूसरा है लायबिलिटी साइड से। अगर अब आप ध्यान देंगे तो बचा क्या, शेयर्स वाला हिस्सा पूरा, यानी कि आपकी शेयर कैपिटल वाला हिस्सा और रिजर्व्स, बस इतना ही तो बचा। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस गुडविल, यहां से भी माइनस होगी, जो अगर गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो भी माइनस होता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स या फिक्शिशियस एसेट्स हैं वो भी माइनस होंगे, जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये सब इसमें से माइनस जाएगा। बेसिक पॉइंट ये है कि ये देखिए कैपिटल और फ्री रिजर्व्स,
अगर आप उस साइड्स को ध्यान से देखेंगे, लाइबिलिटी वाली साइड, तो कैपिटल, रिजर्व्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट और करंट चले गए, एसेट साइड पे वहां माइनस हो रहे हैं, तो बचा क्या, एसेट और रिजर्व्स। ठीक है, उसमें भी ये चीजें, अगर कोई नेगेटिव बैलेंस है तो वो आपको माइनस करना है, गुडविल गिवन है तो वो भी आपको माइनस करना है। ठीक है, चलो फिर अब क्या करना है, एक ध्यान देना है, नोट, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अनलेस स्पेसिफिकली गिवन इन द एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप मानेंगे कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जब तक कि ये ना कहा गया हो कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन ट्रेड का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जो आपने ट्रेडिंग के थ्रू नहीं किया है, तो जाहिर सी बात इसको आप नहीं लेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप लेते हैं क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपने किया हुआ इन्वेस्टमेंट है। चलो फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्होंने हमें कहा कैलकुलेट कर दो भैया जी, मैंने कहा क्या कैलकुलेट कर दें, कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट कर दो, बड़ा टफ शब्द है तो जरा इसको एक प्रैक्टिस कर ले। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, तो एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटीज अप्रोच दोनों से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लायबिलिटी अप्रोच है, हमें यहां पे दिख रही है, तो क्या दिख रहा है, कैपिटल्स ऐड होगा, ये ऐड होंगे, रिजर्व्स ऐड होंगे, ये तो भैया जी आएंगे नहीं। ठीक है, जब हम लायबिलिटी अप्रोच से जाएंगे, पर यहां देखिए क्या गुडविल गिवन है, तो मैंने कहा हाँ गिवन है, तो भैया इसको माइनस किया जाएगा उसमें से, मैंने कहा हाँ। यहाँ पे ट्रेड है, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये भी माइनस होगा, मैंने कहा हाँ भैया ये भी माइनस होगा, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे गिवन है कि ये ट्रेड है, तो ट्रेड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया तो वो तो आपके ऑपरेटिंग का ही पार्ट होगा, तो उसको तो हम कुछ करेंगे नहीं, उसको तो रखे रहेंगे। ओके, तो लायबिलिटी साइड से ये हो गया। अब एसेट साइड अप्रोच है, एसेट साइड अप्रोच में या तो आप ऐसा कर लो कि इन सबको प्लस कर लो, जो जो चीजें बची, यानी इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, फर्नीचर को प्लस करो, गुडविल नहीं आएगा, स्टॉक को प्लस करो, डेटर को प्लस करो, कैश एट बैंक को प्लस करो। एक तरीका तो ये है कि एक एक को प्लस करो, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस करने पड़ेंगे, थोड़ी सी लगाओ, वैल्यू लो, ईयरली टोटल की वैल्यू, इसमें से बाकी माइनस जो करने हैं, तो क्या माइनस करना है, एक गुडविल माइनस करना है और एक क्या माइनस करना है, एडवर्टाइजमेंट। इन्वेस्टमेंट ट्रेड का है तो वो तो माइनस होता है। ठीक है, तो बस फिर बात खत्म, सिंपल। ठीक है, तो चलो फिर अब निकाल लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, अब कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा लायबिलिटी अप्रोच, ठीक है। लायबिलिटी अप्रोच में हमें क्या करना है, हमें कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, लिख लीजिए क्या है हमारे पास, 1,10,000, 1,10,000 और 1,40,000, तो यहाँ पे 1,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 40,000, माइनस वाली चीजें कौन कौन सी थी, तो माइनस वाली हमारे पास थी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 10,000 और गुडविल 20,000, तो पहले गुडविल माइनस होगा 20,000, फिर माइनस हो जाएगा 10,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी, तो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया जी, तो 1,10,000 1,10,000 2,20,000 प्लस 40 2,60,000, 30 काटे तो 2,30,000। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बारी आती है एसेट्स वाली, एसेट्स अप्रोच की। तो एसेट्स अप्रोच में क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो हम उल्टी वाली कराते हैं, उसमें कम करना है, तो टोटल एसेट्स, इसमें से माइनस होगा आपका गुडविल, माइनस होगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये फिक्सिशियस एसेट्स में आते हैं, और फिर माइनस होगा आपकी आउटसाइड लायबिलिटी जिसमें क्रेडिटर और बैंक लोन है, तो माइनस कर दीजिए क्रेडिटर, कंट्री क्रेडिटर्स लिखा था, माइनस बैंक लोन, बस इतनी सी बात है। तो टोटल हमें पता है, टोटल एसेट्स का टोटल है 4,20,000, गुडविल मैंने अभी अभी निकाली, यहाँ पे लिखी हुई है 20 और 10, तो माइनस 20,000 माइनस 10,000, फिर इधर देखेंगे तो 70 और 90, तो इनको भी माइनस कीजिए, तो माइनस 70,000 माइनस 90,000, भैया जी इसका टोटल कर लो, मैंने कहा ओके, तो 4,20,000 में से 30 काटे तो 3,90,000, 3,90,000 में से 1,60 काटे 2,30 लीजिए। भैया अब हमने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, मैंने कहा क्या ऑब्जर्व किया जरा बताना मुझे भी तो, कि भैया यहां भी 2,30,000 यहां भी 2,30,000, ये तो सेम है, जाहिर सी बात, कैपिटल इंप्लॉयड चाहे आप लायबिलिटी अप्रोच से करें चाहे एसेट्स अप्रोच से करें, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, सीधी सी बात है।
अगर आप हेड देखेंगे तो नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और यहाँ फिक्स्ड एसेट वाली चीज आ जाती है। यहाँ पे तो शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इधर जाके माइनस हो गई, और कुछ यहाँ से जो होनी थी माइनस वो हो गई, बचा क्या, कैपिटल और फ्री रिजर्व्स। यहाँ से जो कुछ कुछ चीजें थी वो यहाँ भी माइनस होंगी, बात बराबर है, ठीक है। तो बस फिर ये है हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, काफी सिंपल है। अगर लेट सपोज यहाँ पे नॉन ट्रेड लिखा होता तो ये भी माइनस हो रहा होता, अगर लेट सपोज यहाँ पे नॉन ट्रेड होता तो ये भी माइनस हो रहा होता, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन भैया जी, तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म 31 दिसंबर 2021 वॉज 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको गिवन है, शेयर प्रॉफिट का क्वेश्चन चालू हो गया है, तो स्टार्ट हो जाइए। द फर्म हैड अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years आर, चिल्ला क्यों रहे हो, ताकि आप लोग जाग जाए अगर सो रहे होंगे तो देखिए क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है। अभी तक मैंने आपको नंबर बेस पे दे दिया था, अब इन्होंने लाइन में दे दिया, तो थोड़ा सा माइंड को और अलर्ट करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो 2018 हमें दिया, 2019 हमें दिया, 2020 हमें दिया, ये लॉस है भैया जी, देखो चुपके से लिख दिया, इसको भी टिक कर लो। 2021 हमें दिया, 2022 हमें दिया, यानी कि 5 years दिया। हमने कहा ओके, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे दिया इन्होंने, अरे सिंपल बना दिया। तो कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने कहा ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर फर्स्ट स्टेप है एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, इसको एक्चुअल एवरेज बोलते हैं, इसलिए मैं यहां एक्चुअल एवरेज ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालो भैया जी, जल्दी से चलो चालू हो जाओ मेरी गैंग। तो देखिए सबसे सिंपल क्या है, 50 80 30, वैसे यहां फॉर्मूला भी लिखेगा, मैं भी लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपको पता ही है, या फिर लिखी दूं, जगह बची है नहीं बची है तो यहां पर ही लिखते हैं। आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है, नंबर ऑफ ईयर्स जो भी आपके प्रॉफिट है उसका टोटल किया, प्रॉफिट्स का टोटल होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो हम यहां देख लेते हैं, तो यहां पे क्या है 50,000 80,000, तो ये लीजिए भैया जी, ये लिख दीजिए 50,000 प्लस 80,000 प्लस, अब क्या करना है 30,000, ये लॉस था तो ये प्लस नहीं होगा, इसको मिटा दो, यहां से मिटा देंगे, सारी यादें तेरी माइनस, ठीक है। 50 प्लस 80 हो गया, उसमें माइनस करना, माइनस क्या है 30,000 का लॉस, तो लीजिए भैया जी 30,000 का लॉस है इसलिए माइनस कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। देन उसके बाद 2021 में 80,000 का प्रॉफिट है, मैंने कहा ओके प्लस करो 80,000, फिर 1,20,000 था आई गेस, 1,20,000 है, फिर प्लस 1,20,000 हो गया। लो भैया जी अब क्या करना है, एक लंबी सी लाइन खींचनी है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 है, तो लो 5 कर दो। अब क्या करना है भैया, इसको टोटल करना है, और क्या करना है, तो 50 और 30 80 130, 130 माइनस 30 यानी 1 लाख, और ये 2 लाख यानी टोटल 3 लाख हो गया। तो ये लीजिए भैया जी 3 लाख आ गया, डिवाइड बाय 5 करेंगे भैया जी तो 60,000 आ जाएगा। भैया जी इसको कलर में डाल दें क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल, अभी से हैबिट डाल लीजिए कि ऐसी चीज़ों को आप ऐसे बॉक्स में रख लेंगे, एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाता है, ठीक है। हो गया, अब उसके बाद क्या करना भैया जी, सेकंड मेथड हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिख रहा हूं। आप अगर देखेंगे तो स्टेप में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था, पर यहाँ डायरेक्ट गिवन है तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो बस फिर ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट ये निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 6 लाख थी, रेट 8% था, तो लीजिए भैया जी फॉर्मूले आप लिख दीजिएगा, वरना भूल गए तो मार्क्स कटेंगे। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोग फॉर्मूले लिखते ही नहीं, पता नहीं कितनी ही कंजूसी कर लेंगे ये। 48,000, और क्या है फॉर्मूले लिखने से आपकी हैबिट भी बनी रहेगी, स्पीड बनी रहेगी। स्पीड बनाना अकाउंटेंसी में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बाकी काम तो हमें आता है, प्लस माइनस करना, स्पीड बनाए रखना, उसमें ही हम फंसते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट होगा थर्ड स्टेप में, सुपर प्रॉफिट निकाल लो भैया जब जल्दी से, मैंने कहा ओके सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो 60,000 माइनस 48,000, तो ये हो गया 12,000। इसको भी कर दो डब्बे में क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट है। तीनों आ गए, एग्जामिनर को सीधा ध्यान जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, ओके मार्क्स दिए। लेकिन चौथे स्टेप के बाद क्योंकि गुडविल भी तो निकालनी है, तो गुडविल निकालेगी। गुडविल कैसे निकालेंगे भैया, तो गुडविल इक्वल्स टू, इनको माइनस किया है तो 12,000 आ गया। फिर भैया नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो तो हमें याद है 2.5 था, जहां तक मुझे भी याद है ये 2.5 था, ठीक है। तो इंटू 2.5, ये तो पता है ना आपको कैसे होता है, मैं फिर भी बता देता हूँ, 55 अगर भूल गया तो ट्रू, ये तो ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होता है और ये इसमें प्लस होता है।
तो यानी कि 2 इंटू टू, तो 2 इंटू टू प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 5, अब नीचे तो 2 है ही, तो 5 डिवाइडेड 2, तो ये 2.5 आ जाता है, ठीक है। पूरा ही लिख दो। अब ये मत कहना कि भैया यार इतना बच्चा समझ लिया क्या मैंने बता दिया है। नाउ इसको इंटू करेंगे तो 2 से 24, 0.5 से 6, तो 24 और 6 30, लीजिए भैया जी आ गया 30,000 का मुस्कुराता हुआ गुडविल, लीजिए भैया जी, इसकी भी हमने कंप्लीट कर ली। कितना सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, ऐसा ही रहता है, बहुत ही इजी है। गुडविल में आपके कोई मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलो फिर अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जब सिंपल है तो। अब देखिए थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। अब ये देखिए सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है, और अगर आप इसको कर लेंगे तो कितना मजा आएगा। थोड़ा सा लेकिन पेच है इसमें, लेट्स सी। ऑन 1 अप्रैल 2022 जितने भी मेरे ट्रैवलर्स हैं जो स्पीड और पढ़ने के इंटरेस्ट से देखते हैं और पढ़ाई में खूब दिलचस्पी देते हैं, तो वो तो चालू हो जाओ भाई साहब, ठीक है, करना। 1 अप्रैल 2022 अ फर्म हैड एन एसेट ऑफ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक, है एसेट में से स्टॉक एक्सक्लूड कर दिया। तो भैया अब हम क्या करेंगे, जल्दी से बता दो, मुझे उम्मीद है आप कह रहे होंगे ऐड करो ऐड करो, मैंने कहा ठीक है। नाउ करंट लायबिलिटीज वर 10,000 एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो बैलेंस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है। नाउ इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देखो हैं भैया, ये क्या गड़बड़ करवा रहे हो, गुडविल क्वेश्चन नहीं दे दिया और 4 इयर्स परचेज के ऊपर दिया है। मैंने कहा अच्छा है, ऐसा हो गया क्या, ओहो, तो क्वेश्चन में यही तो बदलाव है, यही तो मजा है। तो ध्यान दीजिए कि हमें इस बार गुडविल गिवन है, गुडविल हमें गिवन है, तो यानी करना क्या है, आगे पढ़ना है, तब पता चलेगा। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी मुझे नीचे से 4th स्टेप से 1st स्टेप पे पहुंचना है, यही तो मजा है। तो चलिए फिर करते हैं, अरे आगे बढ़ेगा, हाँ ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, नीचे का स्टेप याद कर लो। फॉर्मूला क्या था, गुडविल का फॉर्मूला था भैया जी, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, एनओपी था। तो अब क्या करना है भैया जी, यहाँ पे गुडविल हमें गिवन है 60,000, हमने कहा इसको यहाँ लिख लो। एसपी हमें गिवन नहीं है, ये निकालना है। नंबर ऑफ परचेज हमें गिवन है 4, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो लीजिए एसपी आ गया, 4 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 15,000। अब एसपी हमारे पास आ गया, सिंपल तो है। फिर अब हमें क्या करना है, अब फिर से क्वेश्चन देखिए, तो अब हमसे वो कह रहे हैं कि भैया एसेट्स 1 लाख के हैं, जिसमें एक्सक्लूड कर दिया हमने 20,000 रुपए का स्टॉक, पर वो तो एसेट में इंक्लूड होता है। हाँ तो भैया करेंगे, अब कर देंगे। तो यानी कि यहां पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है ना, तो हम यहां पे ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये 1 लाख रुपए, इसमें भैया जी जो एसेट्स हटाए हैं उसको जोड़ो, मैंने कहा लो भैया लो लो लो, जोड़ दिए भाई, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000 तो जोड़ दिया। फिर करंट लायबिलिटी 1,10,000 की थी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी एक्सक्लूडेड है, देख लीजिए यहाँ एक्सक्लूडिंग लिखा है, तो ये दोनों ही होंगे। द करंट लायबिलिटीज वर 1 लाख एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमारे पास ये टोटल बोला हुआ है कि 1 लाख प्लस 20,000, यानी 1,20,000 हमारा एसेट्स है टोटल, और लायबिलिटी में 10,000 तो करंट लायबिलिटी है, बाकी सब पार्टनर्स की लायबिलिटी है। तो यानी कि हम पार्टनर्स से रिलेटेड कैपिटल है, तो इसका मतलब कि 10,000 ही सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए ना कि सिर्फ 10,000 आउटसाइड लायबिलिटी है, तो वो तो माइनस होगी, तो यहां पे माइनस करेंगे 10,000। तो भैया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 1,10,000। भैया जी 1,10,000 आ गया, मैंने कहा हाँ जी। अब यहाँ परसेंटेज देखो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 8% लगाएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। थर्ड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप घबराएंगे नहीं और आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल यूज करेंगे तो नीचे से ऊपर जी तो जाना है बस, और क्या करना है, तो रिवर्सिंग चलनी है बस। तो 1,10,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो वही होती है 1,10,000 इंटू 8/100, तो ये हो गया 88,000, ठीक है। अब 88,000 हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, तो भैया जी देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट था, ठीक है। अब हमें ये दोनों चीजें गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है, हमें ये निकालना है, तो इसको यहां से उठा के इधर कर दो, इसको यहां से उठा के इधर कर दो, बस खत्म। हालांकि इसी को 4th स्टेप कहेंगे, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक है, ये 4th स्टेप नहीं है, मैं इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं और ये 4th स्टेप को मिटा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे।
अब हमारा फोर्थ स्टेप आ गया, लीजिए फोर्थ स्टेप हमसे क्या कह रहा है, एएपी को इधर रखो, बाकी को इधर ले जाओ। तो मैं एएपी को इधर ले आ रहा हूं। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों को प्लस करना है, तो सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। भैया कितना आएगा, तो सुपर प्रॉफिट देखेंगे आप तो 15,000 था, नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे तो 88,000 था। 88,000 नहीं आएगा, 8,800 आएगा। वही तो यार, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, इरेजर गड़बड़ हो गई थी ना यहाँ पे। अभी ये 2 जीरो यहाँ से ऐसे कट जाएंगे। मैं भी सोचा इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, देखा। इसीलिए कहते हैं अलर्ट रखिए माइंड को। अगर आप माइंड को अलर्ट रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आंसर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो अब आपके लिए आसान हो गया। अब तो फिर सिंपल ही है, 15,000 प्लस 8,800, तो ये हो गया 23,800। लीजिए, अब बताइए इससे ज्यादा कुछ आ सकता है क्या? कुछ नहीं आ सकता। अगर बीच में कभी आपको उसने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने को कह दिया तो जाहिर सी बात है वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट देगा, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं देगा तो उसकी जगह आपको एवरेज प्रॉफिट के लिए 5 ईयर के कुछ दे देगा। 5 ईयर का कुछ दे दिया, गुडविल के लिए उसने आपको अमाउंट और परचेज ईयर दे दिया, तो बात ही खत्म ना। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं भी, नॉर्मल रेट नहीं भी मांगा तो फिर इसको हमें क्या करना है, अब इसी चीज को यहां पे वापस ले जाना है। तो एएपी माइनस एसपी करेंगे तो हमारे पास एनपी आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, पैटर्न कुछ भी चेंज हो, आपको लॉजिक और स्टेप्स याद रखने हैं। अगर आपके पास स्टेप्स याद रहेंगे तो कहीं कोई झंझट नहीं आएगी। ये कैलकुलेट करना है, कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालने का तरीका एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने सीख लिया। अगर उसको ये कैलकुलेट करवाना है तो सुपर प्रॉफिट वो देगा ही देगा, या तो वो गुडविल देगा ही देगा। एक सिंपल सी बात है, उसके अलावा तो फिर हम निकाल भी नहीं सकते, ठीक है, अगर ये निकालना है तो इसलिए घबराना नहीं है, सब हो जाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस है नहीं, मैं चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े आए ताकि बच्चे इंटेलेक्चुअली भी इंक्रीज करें, वरना फिर एकदम से सीए के लेवल में जाते हैं और उनको लगता है कि अबे यार हमने 11th-12th में क्या ही पढ़ा। और अब तो सीयूईटी भी आ गया तो उसका भी है। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये हमारी आखिरी मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भैया जी, तो इसमें सेम है, एवरेज प्रॉफिट भी सेम है और सुपर प्रॉफिट भी सेम है, बस कैलकुलेशन जो गुडविल की थी वो चेंज हो गई है, और कुछ नहीं हुआ भैया जी। तो पहला मेथड जो है इसमें वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते थे, जो फॉर्मूला लगाते थे वो एज इट इज है, टोटल प्रॉफिट्स ओवर द ईयर, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दो, किससे कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स से कर दो। फिर क्या होता था, हम यहां पे गुडविल निकालते थे। तो गुडविल में हम क्या करते थे, एपी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहां पे कुछ नहीं करना, यहां पे एपी इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है बस। ऐसे केसेस में जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड होगा तो एनआरआर आपको गिवन होगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, बाकी सब भ्रम है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट के रिमेनिंग स्टेप्स आर सेम, रिमेनिंग स्टेप्स टिल कैलकुलेशन, ये कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, ये कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट है, हाँ ठीक है, ये एम हटा देते हैं नहीं तो आप कहोगे मेथड कहां से लग रहा है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, तो रिमेनिंग स्टेप्स टिल सुपर प्रॉफिट टिल कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज सेम, ठीक है। यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने तक सब कुछ सेम करना है भैया जी। हमने कहा ओके, फिर चेंज क्या है, तो वही है गुडविल का अमाउंट का चेंज है। इसमें क्या करना है, तो यहां एपी था, यहां एसपी करना है, इनटू 100 अपॉन एनआरआर करना है। लीजिए भैया जी, ये इतना हलवे की तरह है, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। इरेजर साहब आ जाओ, पेन, एन आर आर, बस ये फॉर्मूला पुट करना है। अब भैया फॉर्मूला इतना इजी है तो क्वेश्चन कितना इजी होगा, तो क्या आप तैयार है करने के लिए? आपका आंसर चाहिए हाँ 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 हाँ। तो मैंने कहा ओके ओके, चलो चलो चलो। अब देखिए 2007, इस साइड खड़ा हो जाता हूं मैं। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द पार्टनरशिप फर्म इज गिवन, ए प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स हमें दे दिए। हमने कहा ओके, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। 17 का दे दिया, हमने कहा ओके। 18 का दे दिया, हमने कहा ओके। 19 दे दिया, 20 दे दिया, 21 दे दिया, सबका दे दिया। उसने कहा कि भाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे
उसने कहा रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 20%, वो भी दे दिया। फिर फाइंड आउट क्या करना है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, ठीक है। फिर 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसमें क्या होगा, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होगी तो उसमें क्या होगा। तो भैया ये तो एवरेज प्रॉफिट है, निकाल चुके हैं, ये सुपर प्रॉफिट है, निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं। कैपिटलाइजेशन अब की बार देख लेते हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है वैसे तो, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन, पहला ए मेथड है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना होता है भैया जी, तो कुछ नहीं करना होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर्स डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ ईयर्स से। मैंने कहा ओके, ठीक है। अब यहां तो कुछ है भी नहीं, सिंपल ही है ये, देखा जाए तो 90 90 90 तो 1 80, तो ये हो गया 360, 360 प्लस 3, 360 प्लस 3 कितना होता है 660, 660 प्लस 1,40,000, तो 60 का 7 और 8, 8 लाख हो गया तो टोटल। चलो इसको अच्छे से कर लेते हैं फिर, तो 90,000 प्लस 90,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,70,000 और 2,70,000, तो 1,70,000 प्लस 2,70,000, यही है, ठीक है। एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय कर देंगे हम इसको 5, तो ये आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 90 और 90, 180 180 180, 360 360 और 3 660, 660 और 40, 7 और 1 8, ठीक है। तो ये हो गया 8 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1,60,000, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करना है, तो अब हमें निकालनी है गुडविल, तो वेरी सिंपल, गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। गुडविल का फॉर्मूला था भैया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने कहा ओके, तो ये क्या था, तो निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट है 1,60,000, ठीक है। इसमें क्या करना हमें, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा, किसका मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ 3 ईयर परचेज बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ 3 ईयर यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,80,000, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, बस इतना आसान तो है ही है। अब इसके बाद इसके आगे बढ़ जाते हैं, बी पॉइंट, बी पॉइंट में हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट तो यही निकाल लिया, बस कैपिटल ही तो निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा यही आ गया, इसको रख देते हैं बक्से में, लो भैया जी इसको रख दिया हमने बक्से में। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दिया हुआ है, बस यही तो निकालना है। तो हम यहां निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट में कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। अब इसका कितना था, तो ये था 5 लाख, 5 लाख में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 लाख इंटू 20%, तो 20 अपॉन 100, तो ये हो गया हमारे पास 1 लाख। अब अगर ये 1 लाख आ गया तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। ये स्टेप ए था, ये स्टेप बी है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और ये कैसे आएगा, तो 4,80,000 हमारे पास सॉरी हमारे पास 1,60,000 आ रहा था, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट ये वाला है, भूल मत जाइएगा मैं इसको भी गोला लगा लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट ये वाला है, ये नहीं है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 1,60,000 है, तो ये लीजिए भैया जी 1,60,000 लिख दो, इसमें से माइनस किया मैंने 1 लाख, तो हमारे पास कितना हो गया, तो इसमें से माइनस करके 60,000 बचा, तो लीजिए भैया जी इसको 60,000 लिख दो। लेकिन अब इसमें भी गुडविल आएगी, तो हाँ जी भैया जी इसकी भी गुडविल आएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर होता है भैया जी। मैंने कहा वाह यार, ये तो लगता है मुझे आप लोगों को बड़ा इजी टॉपिक लगेगा, है ना। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर यानी 60 इंटू 3, ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे भी 3 ईयर परचेज दिया हुआ था, तो इंटू 3 इक्वल्स टू 1,80,000,
ठीक है, बस अब इसका क्या करना है, इसको रख दो भैया जी व्हाइट वाले में ताकि दिखाई दे जाए अलग से। ठीक है, तो देखिए बस इतनी आसान सी चीज होती है, हमने ये सब कर लिया। अब बारी किसकी है, कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो चलिए फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें किससे कहा गया, सुपर प्रॉफिट से। हमने कहा ओके कर लेते हैं। तो अब आया कैपिटलाइजेशन मेथड, ये थर्ड था। ठीक है, ये ए था, ये बी था। चलो तो इसको थर्ड की जगह पर सी कर देते हैं, उसमें क्या है। तो ये थर्ड मतलब सी है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये क्या कैसे निकालना है, थ्रू सुपर प्रॉफिट, थ्रू सुपर प्रॉफिट। हमने कहा ओके। तो देखिए भैया जी सुपर प्रॉफिट क्या था, तो सुपर प्रॉफिट हम यहीं कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा की जरूरत नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास 60,000 था, याद रखिएगा 1,80,000 गुडविल है, 60,000 सुपर प्रॉफिट, वरना गई भैंस पानी में हो जाएगा। तो चलिए फिर कुछ नहीं करना है, लीजिए 60,000 है। अरे भैया ये तो हलवा वाला काम हो गया है, 100/20। फॉर्मूला याद है ना आपको, सुपर प्रॉफिट इंटू NRR/100, यही तो होता है ना, उल्टा करते हैं कैपिटलाइजेशन में बस। तो ये लीजिए, अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अरे भैया लीजिए 3 लाख। मुस्कुराइए क्योंकि आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो बस इतना ही सिंपल है गुडविल का मेथड, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है अंडर में और ओवर के कैलकुलेशन के वक्त दिक्कत आती है। 5 साल गिवन है, चौथे साल में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका इफेक्ट 5वें साल में लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओपनिंग स्टॉक में अंतर है तो जाहिर सी बात है वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो उसमें भी अंतर होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक में अंतर है तो जाहिर सी बात है वो क्लोजिंग को भी, तो ये आपको ध्यान देना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। किशोर जी, किशोर तो आ चुके हैं, रफी जी आ चुके हैं, संगीत तो बहुत मस्त बनाते ही थे, अब पार्टनरशिप करेंगे मस्त वाली। नाउ किशोर जी एंड रफी जी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स। हैं भैया कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दे दिए। मैं कहूं तो क्या हो गया भाई, हमें तो ये पता है ना कि ये दिए हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो निकालना होगा, क्योंकि उसी के लिए दिए होते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में चाहे कैपिटल हो चाहे करंट हो, दोनों ही कैपिटल का हिस्सा है एक तरीके से, पार्टनर के ही पास जाने, तो ये लायबिलिटी वाले अप्रोच में प्लस होंगे। दौड़ जाने चाहिए घोड़े एकदम सटाक से, तभी तो आएगा मजा क्वेश्चन करने में और मार्क्स मिलेंगे फटाक से। राइम भी जरूरी है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे पास करंट अकाउंट्स का बैलेंस हमें गिवन है, तो कैपिटल का बैलेंस किशोर जी का गिवन है, करंट अकाउंट का गिवन है। हमने कहा ओके इनकी टोटलिंग कर लेंगे, इनका गिवन है। अरे भैया ये तो डेबिट साइड है, यानी कि ये माइनस होगा, कोई बात नहीं माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है। नाउ प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 consecutive years एंडिंग 31 मार्च वो हमें दे दिए 5 साल के। यहां पे भी एक लॉस है, लो भैया जी इसको भी ब्रैकेट में डालो, ये भी माइनस होगा। हमने कहा ओके, फिर 140, 2 10, 2 40, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आएगी, यहां पे कोई दिक्कत आने की बात है, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व्स व जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹50,000, यानी कि जनरल रिजर्व हमारे 50,000 के। हमने कहा ओके, हमें तो फॉर्मूला याद है लायबिलिटी अप्रोच से, क्या है क्या है क्या है, जल्दी से बोलिए। कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड में ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। और तो क्या ही करना है, कुछ नहीं, बाकी तो हमें सिर्फ मार्क्स लाने हैं। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआर भी दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटलाइज्ड मेथड, ठीक है, हमें कैपिटलाइज्ड मेथड से निकालना है, पर हमें पता है कि यहां पर हमें प्रॉफिट ऐसा गिवन है तो हम एवरेज प्रॉफिट से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहो तो सुपर प्रॉफिट के मेथड से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एनआर गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड आना ही है, तो सुपर प्रॉफिट भी तो आ ही जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, सारा ही कर लेते हैं ताकि आपको भी संतुष्टि मिल जाए कि भाई हमने सारा मेथड से भी एक क्वेश्चन पूरा कर लिया। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करें, लेट्स गो। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्या निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या करना है, तो 4 साल का हमको ले लेना, 5 साल का, तो 50 40 1 40 2 10 2 40। ठीक है, तो भैया जी इसको करो 50,000 प्लस, यहां पे आएगा ब्रैकेट में क्योंकि ये लॉस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, या तो आप यहां माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर प्लस 1 40 था, ये 1 40 और 2 10 है, तो 1 40 प्लस 2 10 प्लस 2 40, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 5 कर देना है,
तो 5 अगर हमें डिवाइड करना है तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो इसको अगर हम करते हैं तो 10,000 नेगेटिव आता है, 10 इसमें जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, और ये 3.5, सिंपल है, 6 लाख। तो ये हो गया 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। अब मेरे पास 1,20,000 आ गया। ये हमारे पास एपी है, ठीक है। अब अगर मुझे एपी को कैपिटलाइज करना है, मुझे क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इसको निकालना है। तो फिर क्या करना होता है उसमें, एपी को भैया हम इनटू कर देते हैं 100 और डिवाइड कर देते हैं एनआरआर से। मैंने कहा अच्छा जी, तो कितना आएगा बताओ तो जरा। तो 1,20,000 उसमें इनटू कर दो 100 और एनआरआर हमें क्वेश्चन में 10% गिवन है, ये देख लीजिए, ये 10% गिवन है। तो ये 10 हो गया। तो भैया जी कुछ सिंपल सी बात है, यहाँ से जीरो कटा, 1 बढ़ा दो तो ये हो गया 12 लाख। मैंने कहा अरे वाह, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 लाख आ गया। अब क्या करना है, इसके आगे बढ़ना है। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो अब हम क्या निकालेंगे, हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अगर हमें इस मेथड से गुडविल निकालनी होती है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये दूसरी मेथड है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जो अभी तक हम कर रहे थे। यहां पे क्या होता है, हम वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम उसका एनआर से उल्टा कर देते हैं, तो भी आंसर सही है। अगर मान लीजिए हमें गुडविल निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू में, तो हमें अगर एवरेज प्रॉफिट कभी क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल दी, जो कि हमारे पास आ गई 12 लाख, ठीक है। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं तो गुडविल आता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड अब ये निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तरीका यही वाला है, ठीक है। कैपिटल प्लस करेंगे प्लस फ्री रिजर्व्स करेंगे। तो ये हमें पता है, यहां पर कैपिटल, इस बार करंट गिवन है तो वो भी गिवन होगा क्योंकि वो भी पार्टनर का ही है। तो करंट कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस जो भी उसके करंट अकाउंट की जगह आप बैलेंस लिखोगे, ठीक है। अकाउंट लिखना सही नहीं रहेगा, बैलेंस लिखेंगे। तो वो भी तो है करंट अकाउंट का बैलेंस। तो यहां पर इसको भी मिटाओ। तो कैपिटल बैलेंस, करंट बैलेंस प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है, फ्री रिजर्व्स। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सारे पार्टनर्स को जोड़ देना है। तो 5 और 8, तो ये 5,80,000 है, पर अपन एक एक करके लिख लेते हैं। 5 लाख प्लस दूसरे का कितना है, अच्छा ये मैंने पहले लिख दिया, चलो कोई नहीं, इसको मिटा देते हैं। इरेज, यहीं पे बन जाएगा अपना काम। तो क्यों एक पेज करें बर्बाद, है कि नहीं। हालांकि ये तो स्क्रीन है, फिर भी चलो। तो 5 लाख हो गया। अब पीछे जाएंगे हम तो 3,50,000 रुपये, तो ये इसके कैपिटल जुड़ जाएंगे 3,50,000 रुपये। फिर क्या होगा, इसमें होगा प्लस 80,000, जो यहाँ पर है 80, तो ये प्लस हो जाएगा 80,000। फिर यहाँ से माइनस होगा 20,000, जो कि हमारा डेबिट बैलेंस था। याद रखिएगा, छोड़िएगा नहीं, छोटी छोटी चीजों में ही गलतियां होती हैं। फिर प्लस होगा फ्री रिजर्व, जो कि 50,000 था, हमारे पास जनरल रिजर्व 50,000 था, ठीक है। तो ये 50,000 हो गया। अब क्या करना है भैया जी, इसकी टोटलिंग कर लेनी है। तो आप देखोगे तो 5 और 3 8,50,000, 8,50,000 में ये जोड़ दिया 80 और 50, यानी कि 80 और 50 130। तो 8,50,000 में 130 और जोड़ दो, तो 8,50,000 में 130 जोड़ेंगे तो 980, 980 में से 20 काटे तो 960, ठीक है। तो ये हो गया 9,60,000, यानी कि जो हमारे पास कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है वो 9,60,000 है, और जो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रही है वो 12 लाख आ रही है। इट मींस कि गुडविल आ गई है भैया जी, गुडविल आ गई है भैया जी। तो गुडविल क्या ही है भैया, जरा वो बता दो। तो ये देखिए, गुडविल हमारे को कुछ नहीं करना है, 12 लाख माइनस 9,60,000, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास गुडविल। ये दो तरीकों से आपके पास बुक में होगी, एक तरीका पहले वाला था, दूसरा तरीका ये था, आपने यहाँ पे पहले ही कैपिटलाइज कर दिया इसको, उसके बाद जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो निकाला। वरना फिर कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें आप रेट ऑफ रिटर्न लगाओगे फिर भी वो आ सकता है, मैं भी आपको वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 240, ठीक है, 2,40,000। ये दूसरा तरीका था जिसमें हमने क्या किया है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
हमने क्या किया, हमने इसको कैपिटलाइज कर लिया और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर लिया, तो भी वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं, 9,60,000 कैपिटल एम्प्लॉयड लिखी हुई है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास 9,60,000 है, मेरे पास एपी हमारे पास गिवन है 1,20,000, ठीक है। अब 9,60,000 में कुछ भी नहीं करना है, यहां पर अगर मैं इसकी नॉर्मल तरीके से, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है, यहां पे जो किया था ना, ये रहा कैपिटलाइजेशन मेथड निकाला था गुडविल के लिए, ये सब किया था, तो हमें ऐसे ही करना है। बस हमें यहां क्या करना पड़ेगा, हम यहां पे एवरेज प्रॉफिट हमारा है 1,20,000, ठीक है, इसको हमने अपने पास रख लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड आया 9,60,000, ठीक है। अब इस 9,60,000 पे 10% निकालिए इंटू 10/100, तो कितना हो जाता है 96, ठीक है। 1,20,000, इसको अब मैं वाइट में रख देता हूं, ठीक है। तो जो सुपर प्रॉफिट से निकलता है वो ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से 1,20,000 में से 96 काटे तो कितने बचे, 24,000 बचे, ठीक है। अब अगर आप इसका कैपिटलाइजेशन करोगे तो कैसे करोगे, 24,000 इंटू 100/10, तो कितना होगा 2,40,000, ठीक है। तो अगर आप इस मेथड से करते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुपर प्रॉफिट वाला कैपिटलाइजेशन है कि एनआरआर हमने निकाला, एनआर मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला, उससे ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये नॉर्मल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट हमको यहाँ पे मिल गया 1,20,000 का, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हमने माइनस किया, 24,000 हमारे पास जो आया वो सुपर प्रॉफिट आया, उसके ऊपर अपन ने ये परसेंटेज लगा दिया, तो भी हमारी गुडविल आ गई, ठीक है। तब भी देखिए 2,40,000 ही आ रही है, अब भी अगर आप देखेंगे तो 2,40,000 ही आ रही है। ये दो तरीके थे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ये पहला तरीका था जो मैंने आपको समझाया। दूसरा तरीका कई बुक्स में ये बोला हुआ है कि भाई पहले कैपिटलाइज कर दो, फिर उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड लो और उसमें माइनस कर दो। नॉर्मल सिर्फ एक मैथ्स है, आप जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के उस पर कैपिटलाइजेशन करते हो तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हो, और फिर एक्चुअल प्रॉफिट में से उसको माइनस करते हो, फिर जो अपना अपॉन इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इस वजह आप पहले ही कर लो। तो लीजिए भैया जी, हमने अगर उसको पहले भी कर लिया कैपिटलाइज, तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एज इट इज है, ठीक है, फिर उसको हमने माइनस किया, तब भी हमारे पास आंसर वैसे ही आया। यहां पे टोटल वैल्यू आई है, यहां पर सुपर प्रॉफिट है, उसके बाद हमने ये पॉइंट निकाला है, ठीक है। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने दोनों टाइप के मेथड्स आपको बता दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्लास लंबी जाती है, बॉस हम पहली बार क्लास ला रहे हैं, हम वन शॉट नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से वीडियोस बना रहे हैं तो उनके पास वीडियोस होंगे। हम क्लास लेकर आ रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ें। आपके एग्जाम फरवरी या मार्च में ही होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ही होते हैं, फरवरी में ज्यादा से ज्यादा अगर वो करेंगे तो लास्ट वीक में करेंगे, उससे पहले तो करेंगे नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप एग्जाम के हिसाब से करें, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजें भी लेकर आ रहा हूं, कई सारे क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, थ्योरी पार्ट भी कवर कर रहा हूं, क्योंकि सीयूटी में भी आपको जाना है तो वहां पर भी थ्योरी पार्ट्स आएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में उतने एनालिटिकल नहीं आया, इनफैक्ट अब तो एमसीक्यू, आपको पैटर्न भी पता चल गया, एमसीक्यू भी आ रहे हैं, तो एमसीक्यू में तो थोड़े से एनालिटिकल होते हैं, तो थ्योरी पे भी आपको ध्यान देना जरूरी है। तो लॉन्ग वीडियोस हैं, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं उन लोगों को समझ में आएगा कि उस लॉन्ग वीडियोस की वैल्यू है, ठीक है। और फिर जो छोटे टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक छोटा है तो इसकी वीडियो छोटी बन गई। हालांकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी चैप्टर्स अब आएंगे कैपिटल से पहले, शेयर कैपिटल से पहले, वो सारे वन शॉट में ही आए, तो जिनको ये शिकायत है वो भी सॉल्व हो जाएगी। पर कैसा लगा आपको क्लास, ये जरूर आप बताइएगा, क्योंकि मेरे पास जो माध्यम है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू ही पता चलता है। आपका प्यार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से अच्छा लगता है। ये तो डायलॉग हो गया। चलिए फिर जो लास्ट में हमें बोलना है, क्या बोलना है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, क्योंकि पॉजिटिविटी में बहुत ताकत है। और कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर लव्ड वंस। उनसे मुस्कुरा कर मिलिए, देखिए आपके आसपास का वातावरण कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है।